Hello friends, welcome to the 18th लेक्चर ऑफ जीएसटी। 18th लेक्चर में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम इनपुट टैक्स क्रेडिट को आगे बढ़ाएंगे। लास्ट लेक्चर में आपको याद होगा हमने आईटीसी स्टार्ट भी लास्ट लेक्चर 16th लेक्चर में हमने आईटीसी स्टार्ट किया था। 17th लेक्चर में आईटीसी के बारे में 16th लेक्चर में हमने सेक्शन 16 पढ़ा था। 17th लेक्चर में हमने सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 पढ़ा था। उसके पूरे के पूरे 9 क्लॉज हमने स्टडी किए थे। आज सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पे आता हूँ दोस्तों। इस लेक्चर के अंदर आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ सेक्शन 17 सबसेक्शन 1, सेक्शन 17 सबसेक्शन 2, रूल 42, रूल 43, 17 सबसेक्शन 3 एंड 17 सबसेक्शन 4। 3 और 4 की तो बाद में बात करूंगा, उसके पहले बात करता हूँ सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 की सबसे पहले। और इसको पढ़ना पड़ता है बेटा रूल 42 43 के हिसाब से। सर नाम तो आप बहुत बता रहे हो लेकिन है क्या ये? हाँ बेटा डिटेल में बताएंगे, लेकिन उसके पहले कहानी पढ़ते। एक कहानी, ठीक है ना? ये सब पढ़ने के पहले एक कहानी समझाता हूँ आपको, तो जरा मेरी कहानी पे जरा ध्यान देना दोस्तों, ठीक है? कहानी कुछ यूं शुरू होती है कि चलो पहले एक केस बताता हूँ, है ना? केस 1, ये केस है केस 1। इस केस 1 में आपको तो ये पता होगा कि जो भी पर्सन टैक्सेबल सप्लाई करता है, जैसे टैक्सेबल सप्लाई आप करते हैं, मान लीजिए यू आर अ रजिस्टर्ड पर्सन और आप टैक्सेबल सप्लाई करते हो, टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाई, है ना? टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाई, आउटवर्ड सप्लाई। अब ये जो आप टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाई करते हो इस पे आप जीएसटी पे करोगे। अरे हाँ कि ना, मतलब कलेक्ट करके जीएसटी पे करोगे। तो टैक्सेबल या जीरो रेटेड, जीरो रेटेड का, अब ये टैक्सेबल की बात करता हूँ, जीरो रेटेड की बात बाद में करूंगा। अब मुझे बताओ ये टैक्सेबल सप्लाई करने के लिए आपको इनपुट्स, इनपुट सर्विसेज और कैपिटल गुड्स, ये तीनों चीज में से कुछ भी आप यूज कर सकते हैं। हाँ कि ना? हाँ सर कर सकते हैं। तो बेटा इसका क्रेडिट मिलेगा क्या? हाँ सिंपल सी बात है सर, इसका 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 तीनों का आईटीसी मिलेगा। क्यों मिलेगा सर? हम टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हैं ना, सीधी सीधी बात है। यानी द फिनिश्ड गुड्स, फाइनल प्रोडक्ट जो हम इन इनपुट, इनपुट सर्विसेज या कैपिटल गुड्स यूज करके बना रहे हैं सर, वो टैक्सेबल है। और ये बेटा जीरो रेटेड में भी यही होता है। जीरो रेटेड के अंदर मतलब इट इज एक्सपोर्ट, इट इज एन एक्सपोर्ट इंसेंटिव। ये आपको बता दूं, इट इज एन एक्सपोर्ट इंसेंटिव, लेकिन आईटीसी मिलते हैं। आईटीसी ब्लॉक नहीं किए गए हैं जीरो रेटेड सप्लाई के केस में भी, ये आप यहाँ पे देख लोगे। तो सर फिर ब्लॉक किस में? चलिए तो एक कहानी होगी। यानी आप क्या कर रहे थे? पहली कहानी, सर हम टैक्सेबल सप्लाई करते हैं गुड्स की, मतलब जो भी हम मान लीजिए टायर बना रहे, टायर पे जीएसटी, तो टायर में लगने वाला इनपुट, टायर में लगने वाले इनपुट सर्विसेज, टायर में बनाने के लिए लगने वाले कैपिटल गुड्स, इन सब का हमको आईटीसी मिलेगा। टैक्सेबल सप्लाई हम करें या जीरो रेटेड? जीरो रेटेड मतलब हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, एसईजेड को दे रहे हैं, ऐसा कुछ तो भी कर रहे हैं। बड़ा आई के साथ समझ में, ठीक है ना? ये तो पहली चीज होगी। अब एक दूसरी कहानी बेटा, दूसरा केस जरा ध्यान देना। केस 2 वही बात है, इनपुट, इनपुट सर्विसेज, कैपिटल गुड्स, ये मैं यूज तो कर रहा हूं, बट प्रॉब्लम ये है मैं जो गुड्स सप्लाई कर रहा हूं ना वो एग्जेम्प्ट है। क्या है? एग्जेम्प्ट, एग्जेम्प्टेड। आई एम यूजिंग इनपुट्स, इनपुट सर्विसेज एंड कैपिटल गुड्स फॉर सप्लाइंग एग्जेम्प्ट, मतलब ये बनाने के लिए मैं जो यूज कर रहा हूं बेटा वो गुड्स एग्जेम्प्ट है। मेरे फाइनल प्रोडक्ट्स एग्जेम्प्ट है, फाइनल प्रोडक्ट एग्जेम्प्ट है। अब ये एग्जेम्प्ट है, मेरी आउटवर्ड सप्लाई एग्जेम्प्ट है। या ऐसा हो सकता है, देखिए जीएसटी लेने के लिए, आईटीसी लेने के लिए इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि भैया जो आप गुड्स प्रोवाइड कर रहे हो, टैक्सेबल सर्विस दे रहे हैं, टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हैं, साथ ही साथ इट शुड बी यूज इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। लेकिन जो मैं गुड्स बना, या मैं जो आईटीसी यूज कर रहा हूँ ये नॉट फॉर बिजनेस पर्पस यूज कर रहा हूँ, यानी जो गुड्स बना रहा हूँ ये बिजनेस, मेरा बिजनेस नहीं है, नॉट फॉर बिजनेस पर्पस।
तो सेक्शन 16 में ही प्रॉब्लम हो जाती है, ये शुड बी यूज्ड ऑन कोर्स ऑफ फर्दरनेस ऑफ बिजनेस, तो ये आईटीसी मिलेगा। दैट मींस इनपुट सर्विस कैपिटल गुड्स इट शुड बी यूज्ड इन कोर्स ऑफ फर्दरनेस ऑफ बिजनेस। अगर मैं वैसा नहीं कर रहा तो आईटीसी नहीं मिलेगा। और अगर मैं जो गुड्स बना रहा हूं तो उस केस में पता है क्या होगा, आप ही कंज्यूमर मान लिए जाओगे। चीज समझना, ध्यान से समझना, कंसेप्ट है। आईटीसी नहीं मिलेगा, किसको बताता हूं। मान लीजिए ये सप्लायर है आपका, जो आपको इनपुट या इनपुट सर्विस या कैपिटल गुड्स सप्लाई कर रहा है, और आप हो रिसिपिएंट, बराबर है। और आप ये इनपुट सर्विस या कैपिटल गुड्स यूज करके कोई फिनिश गुड्स बना रहे हो जो कि एग्जेम्प्ट है। मतलब आपकी जो आउटवर्ड सप्लाई है वो एग्जेम्प्ट है, यानी आप कोई जीएसटी नहीं लगा सकते। समझ आई बात। और जो आपकी जो इनवर्ड सप्लाई है, इनवर्ड सप्लाई ये टैक्सेबल है। अरे हाँ ना, ये सप्लायर आपका टैक्स लगा के दे रहा है। तो मेरा सवाल है, क्या आपको यानी ये रेसिपिएंट को आईटीसी मिलेगा इस इनवर्ट सप्लाई पे? नहीं मिलेगा, क्योंकि जब कभी भी आउटवर्ड सप्लाई एग्जेम्प्ट रहती है तो उसका आईटीसी नहीं मिलता। द इनपुट सर्विस या कैपिटल गुड्स यूज्ड एक्सक्लूसिवली इन मैन्युफैक्चर और प्रोडक्शन और एज इनपुट्स और एज इनपुट सर्विसेज इन प्रोडक्शन ऑफ और मैन्युफैक्चर ऑफ आउटपुट गुड्स और द गुड्स विच आर एग्जेम्प्ट। ऐसे गुड्स जिसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है, एग्जेम्प्ट है, तो भैया फिर उसके ऊपर कोई आईटीसी नहीं मिलेगा। आए के ख्याल में? तो ऐसे केस में क्या होगा, आईटीसी नहीं मिलेगा तो पता है क्या होगा, ये रिसिपिएंट ही कंज्यूमर हो जाएगा। अरे है ना, ये रिसिपिएंट है, ये कंज्यूमर को, अल्टीमेट कंज्यूमर को आईटीसी मिलता है क्या? अल्टीमेट कंज्यूमर जो क्रेडिट पास ऑन नहीं कर सकता उसको आईटीसी नहीं मिल सकता। यार रिसिपिएंट क्रेडिट पास ऑन नहीं कर सकता। क्यों नहीं पास ऑन कर सकता रिसिपिएंट? क्योंकि सर वो आउटवर्ड टैक्स ही नहीं लगा सकता। क्यों नहीं लगा सकता आउटवर्ड टैक्स? क्यों सर, वो एग्जेम्प्ट है ना, उसको गुड्स पे टैक्स ही नहीं है ना। तो अल्टीमेटली यहाँ पे जो रिसिपिएंट है वही हमारा फाइनल कंज्यूमर हो जाएगा, और रिसिपिएंट को नो आईटीसी, कोई आईटीसी नहीं मिलेगा। ये तो बड़े आसान थे सर। अब जरा सा इंपॉर्टेंट चीज समझना बेटा। एक सेकेंड। अब इसके अंदर मैं आपको दो चीज बताता हूं, दोनों को मैं मिक्स कर रहा हूं बेटा। हाँ, दोनों को मैं मिक्सिंग कर रहा हूं। इनपुट सर्विसेज वन, इनपुट्स वन, नहीं पहले इनपुट लिखते ना अपन, हाँ कुछ भी लिखो एक ही बात है। इनपुट वन, इनपुट सर्विसेज वन, कैपिटल गुड्स वन। दूसरा मैं लिखूंगा इनपुट टू, इनपुट सर्विसेज टू, कैपिटल गुड्स टू। और तीसरा मैं लिखूंगा इनपुट, नहीं एक सेकेंड, तीसरा बाद में लिखूंगा, कहानी बाद में बताता हूं। अब ध्यान देना बेटा, ध्यान से समझना चीज। आपकी फैक्ट्री है, आप उसके अंदर दो तरह के गुड्स बना रहे हो। एक आउटवर्ड सप्लाई, ऐसे गुड्स जिसकी आउटवर्ड सप्लाई पे जीएसटी है, टैक्सेबल है, ऐसे, और दूसरे ऐसे गुड्स जिसके ऊपर कोई टैक्स नहीं, मतलब एग्जेम्प्ट है। आई बात समझ में? ठीक है। अब मेरी बात समझना, आप टैक्सेबल गुड्स, टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो। क्या कर रहे हो आप? टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो, और वो भी फर्दरेंस ऑफ बिजनेस पर या बिजनेस पर्पस के लिए। बार बार ये दो चीज क्यों बोल रहा है, थोड़ी देर में समझ में आएंगी। बिजनेस पर्पस के लिए, बराबर, ध्यान देना। ये आपकी आउटवर्ड सप्लाई हो गई। अब इस सप्लाई के लिए जो इनपुट्स, इनपुट सर्विसेज और कैपिटल गुड्स आपने कैपिटल गुड्स तीनों भी जो आपने यूज किए, किसके लिए? एक्सक्लूसिवली, यानी ऐसे इनपुट्स जो एक्सक्लूसिवली यूज किए सिर्फ और सिर्फ
उस वो गुड्स बनाने में यूज किए जिसके ऊपर जीएसटी है। ऐसी इनपुट सर्विसेज वो काम में ली जिसके ऊपर जीएसटी, वैसे गुड्स बनाने के लिए यूज की जिस पे जीएसटी है। ऐसे कैपिटल गुड्स वो काम में लिए जिसके ऊपर, ऐसे गुड्स बनाने के काम में लिए जिस पे जीएसटी है। मैं बहुत सादी भाषा में बात कर रहा हूं, बराबर। ये तो बात हो गई टैक्सेबल सप्लाई। लेकिन मैंने अभी बोला आपकी जो फैक्ट्री है उसमें आप टैक्सेबल गुड्स भी बनाते हो और दूसरी चीज भी बनाते हो, मतलब जो नॉन टैक्सेबल है। इसके ऊपर एग्जांपल है बेटा, पूरा एग्जांपल लेंगे, लेकिन अभी फिलहाल आप एग्जांपल को जाने दो। आप सिर्फ ऐसा समझो, हाँ ऐसा पॉसिबल है। क्या पॉसिबल है? हम क्या कर रहे हैं, हम हमारी फैक्ट्री में ऐसे गुड्स बना रहे हैं जो एग्जेम्प्ट भी है और टैक्सेबल। जैसे अब आपको बता दूं, अब देखिए जैसे कैप्स के अंदर आप आए, कैप्स के अंदर हम बुक्स भी बेचते हैं और हम साथ में पेन ड्राइव्स या फिर आपको क्लासेस भी सर्विस देते हैं, बराबर है। तो क्लासेस वगैरह की सर्विस जो है इस पे जीएसटी है, लेकिन बुक्स सेलिंग पे जीएसटी नहीं है। कम ऑन, एग्जेम्प्ट के अंदर है वो, बुक्स पे कोई जीएसटी नहीं है। तो आप कैप्स ऑफिस में आए, अब वो पंखा लगा हुआ है, एग्जाम्पल पंखा एसी लगा हुआ है, हमारा बिजनेस प्रीमाइसेस है, हमको उसका क्रेडिट मिल जाएगा, कैपिटल गुड्स है हमारे लिए। बट मुझे एक चीज़ बताओ, अब आप आ रहे हैं और दूसरे लोग भी आ रहे हैं, तो मैं उनको अलग अलग भेजूं क्या? अरे आपका वो पंखा नहीं है, आप उधर हवा खाओ क्योंकि आप बुक्स वो लेने आए, आप बेटा इधर हवा खाओ, ये कैपिटल गुड्स आपके लिए। ऐसा कर सकता कि नहीं सर, वो पंखा है, वो दोनों को हवा दे रहा है। किसको? जो एग्जेम्प्ट प्रोडक्ट खरीदने आए हैं और जो टैक्सेबल प्रोडक्ट खरीदने आए, दोनों को दे रहा, दोनों के लिए यूज हो सकता है, बराबर है। कुछ ऐसी चीज हो सकती है जो सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिवली यूज होती है टैक्सेबल सप्लाई के लिए। जैसे क्लास में प्रोजेक्टर लगा है, कम ऑन, ये काय के लिए यूज हो रहा है सर? एक्सक्लूसिवली फॉर प्रोविजन ऑफ टैक्सेबल सर्विस। यहां पे आप सर्विस दे रहे हो, प्रोडक्ट, तो ये एक्सक्लूसिवली हो गया। कुछ ऐसे हो सकते हैं जो सिर्फ और सिर्फ एग्जेम्प्ट के लिए यूज हो रहे हैं। जैसे हमने पेपर खरीदा, काय के लिए खरीदा? पेपर, सर बुक्स बनाने के लिए, एग्जेम्प्ट सप्लाई। आपने रैपिंग मशीन खरीदी, जैसे जो आपकी जो बुक्स है उसको पैक करने के लिए, ऐसा कुछ तो भी। या आपने पेन ड्राइव बेचने के लिए, नहीं पेन ड्राइव का तो फिर टैक्सेबल हो जाएगा। कोई भी ऐसी चीज खरीदी जो एक्सक्लूसिवली, पेपर बेस्ट एग्जांपल पेपर है, प्रिंटिंग सर्विसेज है, आपने एक्सक्लूसिवली बुक्स के लिए ही यूज की। बुक्स यहाँ पे आप अलग से दे रहे हो, कंपोजिट सप्लाई का पार्ट नहीं, एग्जेम्प्ट सप्लाई की बात कर रहा हूं मैं। बुक्स बेचने के लिए एक्सक्लूसिवली कुछ तो भी यूज किया, या कोई तो भी आपने पेपर खरीदा, पेपर बेस्ट एग्जांपल है, पेपर खरीदा आपने और वो बराबर आपको मालूम है कि ये जो इनपुट आप यूज कर रहे हो इट इज बीइंग यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ बुक्स, और वो बुक्स जो है वो एग्जेम्प्ट सप्लाई है। तो बेटा ये क्या हो गया? I2, IS2 और IGCG2, ये आप पूरा के पूरा यूज कर रहे हो, काय के लिए यूज कर रहे हैं? एग्जेम्प्ट सप्लाई के लिए यूज कर रहे हैं, ये मेरा कहना है। एग्जेम्प्ट सप्लाई के लिए आप यूज कर रहे हो, यानी या फिर आप इसको नॉन बिजनेस पर्पस के लिए यूज कर रहे हो, इनपुट टू इनपुट सर्विस टू और कैपिटल गुड्स टू, इनको आप नॉट फॉर बिजनेस पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं। तो ऐसे केस के अंदर बेटा क्या होगा? ये आपका यहाँ पे जो आईटीसी है, देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो इन तीनों का आईटीसी अवेलेबल, कोई प्रॉब्लम नहीं है लेने में, लेकिन यहां पे इन तीनों का नो आईटीसी, क्योंकि एक्सक्लूसिवली यूज फॉर प्रोविजन ऑफ नॉन टैक्सेबल सर्विस बोलो या एग्जेम्प्ट सप्लाई बोलो, या नॉन टैक्सेबल सप्लाई, एग्जेम्प्ट सप्लाई, या नॉन बिजनेस पर्पस, नॉट इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, तो मिलेगा नहीं। लेकिन कुछ गुड्स और सर्विस ऐसे भी हो सकते हैं I3, IS3, CG3, जो दोनों के लिए यूज हो। जैसे मैंने पंखा बताया आपको, एसी बताया, समझ आ रहे नहीं समझ आ रहे? दोनों के लिए यूज हो रहा, दोनों के लिए वो चीज यूज की जा रही। तो अब उसका क्या, वैसी चीजों का क्या? तो उस केस के अंदर क्या होगा अब समझना, दोनों के लिए यूज कर रहे, बराबर है ना? यानी आप समझिए, ये मैं इसके लिए भी यूज कर रहा और इसके लिए भी यूज कर रहा, ये मैं इसके लिए भी यूज कर रहा और इसके लिए भी यूज कर रहा, ये मैं इसके लिए भी यूज कर रहा और इसके लिए भी यूज कर रहा।
ऐसे कुछ इनपुट्स हो सकते हैं, ऐसे कुछ इनपुट सर्विसेज हो सकती है, और ऐसे कुछ कैपिटल गुड्स हो सकते हैं जो आप टैक्सेबल सप्लाई के लिए भी यूज करते हो एज ए इनपुट इनपुट सर्विस और कैपिटल गुड्स, जो आप एग्जाम सप्लाई के लिए यूज करते हो एज ए इनपुट इनपुट सर्विस और कैपिटल गुड्स। तो क्या करना सर फिर वैसे में? इसका आपने बोला क्रेडिट अवेलेबल है, हाँ ले लिया। इसका आपने बोला आईटीसी नहीं मिलेगा, कोई बात नहीं। लेकिन इनका क्या क्या पूरा आईटीसी ले लें? नहीं सर ये तो गलत होगा, आपने तो दोनों के लिए यूज किया। तो क्या पूरा विड्रॉ कर लेंगी गवर्नमेंट? नहीं, ये भी गलत होगा। तो ऐसे केसेस के अंदर बेटा अपोर्शनमेंट वाला काम होता है, इन द प्रॉपर प्रोपोर्शन, अपोर्शनमेंट। इसके लिए रूल्स बनाए है गवर्नमेंट ने। क्या बनाया बेटा गवर्नमेंट ने? रूल्स बनाए। कैसे रूल्स है? इनपुट और इनपुट सर्विसेज के लिए गवर्नमेंट ने बनाया है रूल 42। ये होता है अपोर्शनमेंट। अब ये क्या से सेक्शन 17 सबसेक्शन 1, सेक्शन 17 सबसेक्शन 2, ये दोनों सेक्शन में ये बातें कही गई है। और करना क्या, अपोर्शन कैसे करना, ये कहा गया है रूल 42 में। काय के लिए? इनपुट्स और इनपुट सर्विसेज के लिए, बराबर है। और कैपिटल गुड्स के लिए कहा गया है रूल 43 में, यानी कैपिटल गुड्स का अपोर्शनमेंट कैसे करना, ये रूल 43 में कहा गया है। अपोर्शनमेंट 2 बार लिख दिया, 1 मिनट। समझ आई बात? देखिए अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट तो रूल 42 है। इस पे फुल फ्लैज क्वेश्चन भी आ सकता है, कोई इसमें प्रॉब्लम ही नहीं है। वैसे मैंने सोचा था कि आपको रूल 43 नहीं पढ़ाऊं, क्योंकि जरूरत है नहीं बेटा, और उस पर इंस्टीट्यूट ने भी कोई एग्जांपल नहीं दिया। लेकिन ठीक है, मैं मेरे तरफ से, वो है सीए फाइनल लेवल पे, सीए फाइनल लेवल की चीज़ है, और अभी समझेगा भी नहीं, थोड़ी दिक्कत जाएगी, थोड़ा लेवल अच्छा है उसका रूल 43 का। लेकिन ठीक है, रूल 43 आपको पढ़ाऊंगा जरूर, और लेकिन उसके फुल फ्लैज प्रॉब्लम नहीं कराऊंगा। फुल फ्लैज प्रॉब्लम अगर करने में जाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। रूल 43 समझा दूंगा, यानी अगर उसका कोई एडजस्टमेंट आया तो आप आराम से कर सकोगे, आपको तकलीफ नहीं जाएंगी, ये मेरा कहना है। आई बात समझ में? चलिए ठीक है, करा दूंगा मैं। अब आपा ने क्यों छोड़ना, थोड़े से के लिए सब कुछ पढ़ा रहे, ज़्यादा दे रहा हूँ मैं तो उल्टा आपको, तो रूल 43 भी क्यों छोड़ना है? जो कई लोग रूल 43 नहीं पढ़ाते हैं, क्यों? क्योंकि वैसे एग्जाम में आने वाला नहीं, ये लिख के ले लो, एग्जाम में आने के कोई चांस आज तक नहीं आया और आगे भी नहीं आएगा। और सीए फाइनल में आता ही आता है, और वहाँ वो है ही वो लेवल, उसका लेवल ही अलग है, उसका समझने में थोड़ी दिक्कत होती है। लेकिन विल ट्राई, नो प्रॉब्लम। थोड़ा सा आधी 1 घंटा ज़्यादा लगेगा, इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, बराबर है। तो ये थी कहानी। ये तीसरा केस है, मैं यहां लिख देता हूं केस 3। मतलब कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो केस 1 में बैठते हैं, कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो सिर्फ केस 2 में बैठते हैं, और ज्यादातर लोग केस 3 में बैठते हैं। ऐसा हो सकता है ना? हाँ हो सकता है सर, दोनों कर रहा है, पूरा बिजनेस हमारा ऐसा ही है। तो क्या करेंगे? तो बस ऐसा है। अब इसको करना कैसे? बेस्ट रूल 42, रूल 43। तो पहले हम बात करेंगे रूल 42 की, और उसके प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करेंगे। फिर मैं आऊंगा रूल 43 पे, हालांकि उसका फुल फ्लेज प्रॉब्लम आपके नोट्स में दिया है, देखते हैं, अगर जमेगा तो करवा भी देता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। एक ही प्रॉब्लम दिया है फुल फ्लेज मैंने, लेकिन इंस्टीट्यूट ने कहीं नहीं दिया है, ना मॉड्यूल में दिया है, ना कुछ दिया है, ये आपको बता दूँ। और क्वेश्चन भी नहीं आएगा, ये भी आपको बता देता हूँ, लिख कर ले लो मेरे से। क्वेश्चन वोश्चन नहीं आने वाला रूल 43 पे, कोई चांस नहीं है, क्योंकि एक अगर फुल फ्लैज क्वेश्चन करने बैठो तो उसको 20-25 मिनट लगता है। आपको जीएसटी 40 मार्क का ही है बेटा, ज़्यादा नहीं है। आई बात समझ में? चलिए ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे इसको, है ना? ध्यान देना बेटा। अपोर्शनमेंट ऑफ क्रेडिट, ब्लॉक क्रेडिट, कहानी आपको मैं समझा चुका हूँ, कहानी हम समझ चुके हैं। अब इसके अंदर सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 क्लॉज, और सेक्शन 70 सबसेक्शन 1 और सेक्शन 17 सबसेक्शन 2, सबसे पहले हम ये बात करते हैं। और इसको साथ ही साथ पढ़ना किसके साथ है? रूल 42, 43 के साथ। तो रूल 43 मैंने आपको बताया कैपिटल गुड्स के लिए, रूल 42 जो बना है वो इनपुट और इनपुट सर्विसेज के लिए बना है। आया के ख्याल में? ठीक है ना? तो पहले हम क्या पढ़ेंगे सर? कुछ नहीं, पहले अपन पढ़ेंगे रूल 42 रेड विथ सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 क्लॉज 2। उसके बाद पढ़ेंगे रूल 43 रेड विथ सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 क्लॉज 17 सबसेक्शन 1 17 सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 2। सर 17 सबसेक्शन 1 2 क्या? अरे बेटा फालतू है, एकदम फालतू है। तो सर काम क्या क्या है? सीधा रूल काम का है, लेकिन फिर भी पढ़ना तो पड़ता है, जरा ध्यान देना। सेक्शन 17 बात करता है अपोर्शनमेंट की। कौन सी बात करता है? अपोर्शनमेंट की। ओके, व्हेन गुड्स एंड सर्विसेज आर यूज्ड बाय रजिस्टर्ड पर्सन पार्टली फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस एंड पार्टली फॉर अदर पर्पस।
सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 देखो सीधा। सर नहीं समझा, जाने दो, मेरी बात सुनो पहले। व्हेन गुड्स और सर्विस आर यूज्ड बाय रजिस्टर्ड पर्सन पार्टली फॉर टैक्सेबल सप्लाईज इंक्लूडिंग जीरो रेटेड एंड पार्टली फॉर एग्जेम्प्ट सप्लाईज, दोनों में फर्क क्या है? कुछ विशेष फर्क नहीं है, बस सेक्शन पगलों ने अलग अलग कर दिए, ध्यान देना, पगलों ने अलग नहीं, सही करना था। मैंने अभी यहाँ पे लिखता था मैं टैक्सेबल सप्लाई बिजनेस पर्पस, एग्जेम्प्ट सप्लाई नॉट फॉर बिजनेस पर्पस, है ना? वैसा ही यहां पे बनाया है। यानी अब इसमें कैसा बनाया, ध्यान से समझना, चीज समझना। गुड्स सर्विसेज, इनपुट्स इनपुट हैज अ गुड्स और इनपुट सर्विसेज, इनपुट्स कैपिटल गुड्स, गुड्स के अंदर दोनों आ जाते हैं बेटा, इनपुट्स भी आता है और कैपिटल गुड्स भी आता है, और इसके अंदर आता है इनपुट सर्विसेज, बराबर है ना? आर यूज्ड बाय रजिस्टर्ड पर्सन, ऑब्वियसली क्रेडिट तो रजिस्टर्ड वाले को ही मिलता है, यानी ऐसे गुड्स और ऐसे सर्विसेज या ऐसे कैपिटल गुड्स जिनका रजिस्टर्ड पर्सन यूज करता है, काय के लिए यूज करता है? पार्टली फॉर द बिजनेस एंड पार्टली फॉर अदर पर्पस, यानी पार्टली इन कोर्स ऑफ बिजनेस जिसका क्रेडिट मिलता है, और पार्टली फॉर अदर पर्पस, बिजनेस के लिए यूज नहीं कर रहे तो उसका क्रेडिट नहीं मिलता है। बेस्ट एग्जांपल सर, एग्जांपल क्या? मोबाइल, मोबाइल के ऊपर जीएसटी, मेरे पास मोबाइल है, बराबर है, मैं मोबाइल यूज करता हूं बिजनेस के लिए भी और मैं मोबाइल यूज करता हूं अदर पर्पस के लिए भी, समझ रहे? आप नहीं समझ रहे? अब ऐसा मोबाइल हो, देखिए इसके अंदर दो चीजें आती है। अगर मैं सिर्फ बिजनेस के लिए मोबाइल यूज कर रहा हूं, यानी कई बार आजकल क्या होता है, कई लोग लैंडलाइन फोन लगाने की जगह मोबाइल फोन रख देते हैं वहां पे, क्योंकि व्हाट्सएप वगैरह का भी काम पड़ता है तो मोबाइल फोन रखते हैं, और मोबाइल फोन सस्ता भी पड़ता है, तो लैंडलाइन नहीं है वो मोबाइल है, और वो बिजनेस का मोबाइल है प्योर, उसमें कस्टमर्स के फोन आते हैं और वो हमने कस्टमर्स को ही नंबर दे के रखा, उसी पे हमारे ऑर्डर्स आते हैं, और उसी से हम जब बिजनेस प्रीमाइसेस में रहते हैं तो फोन करते हैं 9 से 5 समझ लीजिए हमारा बिजनेस चलता है, उसके बाद वो फोन कोई उठाता ही नहीं, वो फोन वहीं पड़ा रहता है। दैट मीन्स इट इज एक्सक्लूसिवली यूज फॉर पर्पस ऑफ बिजनेस, तो उसका तो आईटीसी मिल जाएगा, ये देखो एक्सक्लूसिवली यूज फॉर बिजनेस पर्पस, ये देखिए, तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बिजनेस पर्पस के लिए यूज किया एक्सक्लूसिवली तो आईटीसी मिलना ही मिलना है, ठीक है, कैपिटल गुड्स है। लेकिन अगर उसको पूरा के पूरा पर्सनल, मेरे पर्सनल पर्पस के लिए यूज किया, मेरा पर्सनल फोन है, मतलब उस तो आईटीसी मिलने का सवाल ही नहीं उठता, भले ही बिजनेस के नाम से क्यों ना लिया हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। अब मेरा तीसरा सवाल, क्या ऐसा फोन हो सकता है जो मैं पर्सनल पर्पस के लिए भी यूज करता हूं और बिजनेस के लिए भी यूज करता हूं? हाँ सर, बिल्कुल हो सकता है, ऐसा फोन हो सकता है। तो मोबाइल बेस्ट एग्जांपल है बेटा, दोनों पर्पस के लिए यूज हो, तो उस केस में क्या करना? मतलब मोबाइल मेरा पर्सनली भी यूज हो रहा है और मैंने अभी आपको बताया पर्सनली भी यूज हो रहा है और साथ ही साथ बिजनेस के लिए भी यूज करो, तो ऐसे केसेस के अंदर जैसे ये इसमें चला जाएगा तो फिर अपोर्शनमेंट वाला काम होगा। अब मोबाइल कैपिटल गुड्स है तो रूल 43 के हिसाब से अपोर्शनमेंट किया जाएगा। आई बात समझ में? अब एक चीज समझना, दूसरी चीज होती है, तो सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 में अगर ऐसा होता है तो आपको अपोर्शन करना पड़ेगा। सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 में लिखा है कि कुछ ऐसे गुड्स हो सकते हैं, कुछ ऐसे सर्विसेज हो सकती है जो आप यूज करते हो, काय में? सर टैक्सेबल सप्लाई के लिए भी, जीरो टैक्सेबल या जीरो रेटेड के लिए, या फिर एग्जेम्प्ट सप्लाईज के लिए। तो आपको ये पता है टैक्सेबल जीरो रेटेड सप्लाई के लिए जो इनपुट सर्विसेज कैपिटल गुड्स आप एक्सक्लूसिवली अगर यूज करते हो तो उसका क्रेडिट मिलता है। एग्जेम्प्ट सप्लाई प्रोवाइड करने के लिए जो इनपुट सर्विस और कैपिटल गुड्स आप एक्सक्लूसिवली यूज करते हो उसका आईटीसी नहीं मिलता है। एंड अगर दोनों के लिए यूज करता हूं, यानी जैसे जैसे I3 IS3 और CG3, मैं टैक्सेबल के लिए भी यूज करता हूं और मैं एग्जाम के लिए भी यूज करता हूं, तो ऐसे केस में क्या? ऐसे केस में अगेन रूल 42 43 के हिसाब से अपोर्शनमेंट होगा, सीधी सी बात। ये चार्ट ध्यान में, ये चार्ट समझ में आया ना? बस वैसा ही लिखा है सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 में, बस। और आगे जो इंपॉर्टेंट है, तो मतलब कहा यह जाता है 17 सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 में कहा यह गया है, तो इन अबव सिचुएशंस, ऐसी सिचुएशन में करना क्या है? सबसे पहले फुल आईटीसी ऑन इनवर्ट सप्लाई कैन नॉट बी टेकन। अगर ये सब फुल्ली आप यूज नहीं कर रहे हो, कोई इनपुट सर्विस या कैपिटल गुड्स, तो पूरा आईटीसी आप नहीं ले सकते, ओनली प्रोपोर्शनल आईटीसी इज अलाउड। अच्छा ठीक है,
When goods or services are used partly for non-business purpose and partly for business purpose, ITC attributable only to business purpose can be taken by registered person. यानी ITC attributable to non-business person cannot be taken. Similarly, where goods and services are partly used for making exempt supplies, including zero rated supply, and partly for taxable supply, ITC of taxable supply and zero rated supply can be taken by registered person. Similarly, ITC of exempt supply, ITC of relating to the inputs, input services, capital goods used in making exempt supply cannot be taken by registered person. अरे समझ रहे नहीं समझ, जीरो रेटेड मतलब मैंने बताया था एक्सपोर्ट और एसईजेड वगैरह, तो इसके अंदर ये बेनिफिट दिया है बेटा, आप एक्सपोर्ट करते हो तो भी आपको भले ही एग्जाम टैक्स नहीं लगाना है, और साथ ही साथ एक चीज़ समझना, टैक्सेबल सप्लाई की डेफिनेशन में जीरो रेटेड सप्लाई भी इंक्लूडेड है, उसको भी टैक्सेबल सप्लाई माना गया है, भले उस पर टैक्स नहीं देना पड़ता। आई बात समझ में? यानी सीधी सी बात है भैया, तुमने अगर इनपुट सर्विस और कैपिटल गुड्स खरीदा और उसको बिजनेस पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं तो क्रेडिट ले लो। तुमने इनपुट सर्विस कैपिटल गुड्स खरीदा और उसको एक्सक्लूसिवली नॉन बिजनेस पर्पस के लिए यूज़ कर रहे, क्रेडिट नहीं मिलेगा। तुमने इनपुट सर्विस कैपिटल गुड्स खरीदा और उसको यूज़ कर रहे ऐसे गुड्स बनाने में जो टैक्सेबल है, जिस पे जीएसटी है, जिसकी आउटवर्ड सप्लाई टैक्सेबल है, क्रेडिट मिलेगा। तुमने इनपुट सर्विस कैपिटल गुड्स खरीदा और तुम ऐसे गुड्स बना रहे हो जो एग्जेम्प्ट है, जिसपे जीएसटी नहीं है, तो क्रेडिट नहीं मिलेगा। तुमने ऐसे गुड्स खरीदा, ऐसे इनपुट्स और कैपिटल गुड्स खरीदा जो तुम दोनों में यूज कर रहे हो, या बिजनेस पर्पस के लिए भी यूज कर रहे हैं, नॉन बिजनेस पर्पस के लिए भी यूज कर रहे हैं जैसे मोबाइल, या ऐसे यूज कर रहे हैं इनपुट सर्विस कैपिटल गुड्स कैसे यूज कर रहे हैं, एग्जाम टैक्सेबल सप्लाई के लिए भी और एग्जाम सप्लाई के लिए भी, तो अपोर्शन करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा, ऐसे पे अपोर्शन करना पड़ेगा। और अपोर्शन कैसे करना, यही तो सवाल है। अपोर्शन सबसे इंपॉर्टेंट, रूल 42 और रूल 43 के हिसाब से सर अपोर्शन करना पड़ेगा। ओके चलिए बेटा, अब ये इसके एग्जाम्पल दिए, आप पढ़ लेना, एग्जाम्पल में कुछ नहीं रखा, ये सब मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, बाकी कुछ नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आते हैं बेटा रूल 42 के ऊपर। चलिए मैं मेरे तरीके से रूल 42 कम से कम 3-4 बार आपको पढ़ा दूंगा, आप टेंशन ना लो, बहुत आसान भी है, ऐसा कोई डिफिकल्ट नहीं है ये, और इसका क्वेश्चंस भी हम लोग देखने की आज ही कोशिश करेंगे। आज हमारा रूल 42 और रूल 43 हो जाएगा बेटा, और ये लेक्चर में उसके क्वेश्चंस भी नहीं पड़ जाएंगे, बराबर है ना। और उसके बाद अगले लेक्चर में आईटीसी नाम का चैप्टर हमेशा के लिए खत्म, इसको खत्म कर देंगे, क्योंकि आज आईटीसी का तीसरा लेक्चर है, इसके बाद एक लेक्चर और लगेगा। हालांकि ये 3 लेक्चर में हो सकता था, मैं आपको कह देता हूँ 3 लेक्चर में हो सकता था, लेकिन मैंने इसको जबरदस्ती 4 लगाया ताकि अच्छे से दिमाग में, और साथ सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर दोनों जो पहले दोनों दिए बेटा वो 2.5 घंटे के दिए आपको, यानी ऐसा देखा जाए तो मैंने आधी घंटे ने 2.5 लेक्चर दे दिए, जब अपना लेक्चर जनरली 2 घंटे का रहता है, तो और 2 घंटे का ना दे के मैंने 2.5 का दिया, तो मैंने 2 लेक्चर नहीं आपको 2.5 लेक्चर दे दिया। तो ऐसे अगर देखा जाएंगे टोटल 5 लेक्चर लगेंगे आईटीसी को टोटल, लेकिन बेटा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इस वजह से। चलिए तो रूल 42 पहले पढ़ा ही देते हैं आपको। रूल 42 के लिए मैंने क्या बताया था, काय के लिए रूल 42 सर, ये देखिए इनपुट और इनपुट सर्विस के लिए और कैपिटल गुड्स के लिए रूल 43। तो अभी फिलहाल कैपिटल गुड्स को भूल जाओ, देखिए तीनों चीज हम यूज करते हैं ना, कोई भी इन एज अ मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन में बिजनेस पर्पस के लिए हम तीनों चीजें यूज करते हैं, हम इनपुट यूज करते हैं, इनपुट सर्विस यूज करते हैं, कैपिटल गुड्स को यूज करते हैं। लेकिन जब अपोर्शनमेंट की बात आती है, देखिए IS1 I1 और CG1 कोई प्रॉब्लम नहीं, आईटीसी नहीं आईटीसी मिलेगा, I2 IS2 CG2 कोई प्रॉब्लम नहीं, आईटीसी नहीं मिलेगा। प्रॉब्लम सिर्फ I3 IS3 और CG3 के लिए जो बिजनेस पर्पस नॉन बिजनेस पर्पस के लिए यूज होता है, जो टैक्सेबल सप्लाई एग्जाम सप्लाई के लिए यूज होता है, तो इसको अपोर्शन करना पड़ेगा, क्रेडिट अपोर्शन करना पड़ेगा। कुछ क्रेडिट मिलेगा, कुछ क्रेडिट नहीं मिलेगा, कुछ क्रेडिट मिलेगा, कुछ क्रेडिट नहीं मिलेगा। यू हैव टू अपोर्शन इट, यू हैव टू अपोर्शन, और अपोर्शन करना है तो इनपुट और इनपुट सर्विस का अपोर्शन रूल 42 के हिसाब से किया जाएगा, कैपिटल गुड्स का अपोर्शन रूल 43 के हिसाब से किया जाएगा। आपके हिसाब से कुछ नहीं होगा, गवर्नमेंट ने रूल प्रिस्क्राइब कर दिया, आपको करना पड़ेगा। आई होप बैकग्राउंड आप समझ गए हो पूरा। अब मैं असली क्रक्स पे आ रहा हूं, अभी तक तो मैं सिर्फ जाले साफ कर रहा था, अब मकड़ी पे मारेंगे। सही समझ रहे नहीं समझ रहे, अभी तक सिर्फ जाले साफ हो रहे थे, अब मकड़ी पे मारना है। ध्यान से सुनना, समझ गया तो आसान है, वरना बवाल है।
ठीक है ना। और समझेगा, मैं 2 बार 3 बार आपको बताऊंगा, समझना तय है, उसका प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ध्यान से सुनना पड़ेगा तो अच्छे से समझ जाएगा, फिर कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ठीक है। और सर ये रूल याद करना पड़ेगा कि हाँ, याद करना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं, आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर कुछ एट्रीब्यूट्स है, इसके अंदर कुछ एट्रीब्यूट्स है। क्या एट्रीब्यूट्स है बताऊँ ज़रा सा आपको थोड़ा सा। टी, T1, T2, T3, T4, C1, C2, D1, D2। अरे बाप रे सर, इतना सारा। हाँ नहीं, सी नहीं है, C1 C2 ही है, और एक और चीज़ है E और F, और सी नहीं है, सॉरी, हाँ ये मिटा देता हूँ। ये तो बेटा रूल 42 में है। सर डराओ मत, नहीं डरा नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ। T1, T2, T3, T4, C1, C2, D1, D2, E, F। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एट्रीब्यूट्स है। अरे सर ये क्या होता है? चलो अच्छी बात है, डरो मत बेटा, बहुत आसान है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 42 मैनर ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ आईटीसी इन रिस्पेक्ट ऑफ इनपुट और इनपुट सर्विसेज एंड रिवर्सल देयर ऑफ। अब एक चीज समझना, आईटीसी अगर नहीं मिलेगा और आपने ले लिया तो उसको रिवर्स करना पड़ता। आईटीसी रिवर्स का मतलब, जैसे आपने क्रेडिट लिया, हमने देखा था अगर पेमेंट 180 दिन में नहीं आता तो रिवर्स करना पड़ता। रिवर्स करना मतलब आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड कर देना। देखिए आपने पहले आईटीसी लिया और उसके कारण आपकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी कम हो गई। अरे हाँ कि ना, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग लेजर में क्रेडिट हुआ, फिर आपको यूटिलाइज करते हैं उसको, आईटीसी को यूटिलाइज कर लेते हैं आपकी आउटपुट लायबिलिटी पेमेंट के लिए। समझ रहे नहीं समझ रहे? अरे हाँ है ना, ये देखो ना भैया, आपको आउटपुट लायबिलिटी ये 10,000 रुपये की है और आपके आईटीसी जो है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में 9,000 का पड़ा है, तो आप उसको यूटिलाइज करोगे कि नहीं इसको पेमेंट करने के लिए? आप नेट कैश आउटफ्लो आप 1,000 ही करने वाले हो, हाँ कि ना। मतलब आपकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी जो 10,000 थी, ये आईटीसी मिलने के कारण कम हो गई, अब ये 1,000 ही हुई। तो आईटीसी अगर रिवर्स करना है तो ये आउटपुट टैक्स लायबिलिटी को बढ़ाना पड़ेगा। जो भी मंथ में आप रिवर्सल कर रहे हैं तो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड करना पड़ेगा, जो कि पहले आपने कम किए थे वापस ऐड करना पड़ेगा। इसे कहते हैं रिवर्सल ऑफ क्रेडिट। जब भी क्रेडिट रिवर्स होता है आपकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी बढ़ जाएगी। समझ लो ये जून महीने में आपने ये काम किया और अगले साल के जनवरी महीने में आपको पता चलता है कि पैसे ही नहीं आए, तो आपको ये क्रेडिट रिवर्स करना पड़ेगा। इस जनवरी मंथ की लायबिलिटी मान लीजिए आपकी 5,000 है और कितना रिवर्सल करना है आपको? 9,000। तो अब ये 9,000 ये आईटीसी का रिवर्सल, जब आईटीसी लेते हैं तो माइनस किया जाता है आउटपुट टैक्स लायबिलिटी से, तो आईटीसी जब रिवर्स कर रहे हैं तो ऑब्वियसली प्लस किया जाएगा कि नहीं? समझ रहे नहीं समझ रहे? यानी जो क्रेडिट लिया था वो वापस देना, जो क्रेडिट लिया था वो वापस करना, इसे कहते हैं रिवर्सल। आई बात समझ में? ठीक है, अब मैं बार बार ये नहीं समझाऊंगा, ये समझना है आपको। रिवर्सल, जैसे ही मैं बोलूं रिवर्सल ऑफ आईटीसी, मतलब आपने समझ लेना कि आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड हो जाएगा, हाँ या ना, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड हो जाएगा। जैसे ही मैंने कहा रिवर्सल, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में एडिशन, सिंपल सी बात। ठीक है, अब ध्यान देंगे बेटा, चीज समझना। अब ये मैन रूल 42 में क्या लिखा है? सर डिटर्मिनेशन ऑफ आईटीसी, कितना मिलेगा कितना नहीं और कितना रिवर्स करना पड़ेगा, ये किस चीज का? लेकिन इनपुट्स और इनपुट सर्विसेज, इन दोनों के बारे में बात कर। ठीक है, इन मैनी सिचुएशन अमाउंट ऑफ आईटीसी इनपुट टैक्स इन्वॉल्व इन एग्जेम्प्ट या नॉन बिजनेस यूज इज नॉट इजीली डिस्क्रिमिनेबल एज कॉमन गुड्स and services are used for making taxable supply including zero rate supply and exempt supply and business and non business purpose। common goods रहते हैं हमारे यहाँ पे। common goods कौन से हैं? input 3, इनपुट सर्विसेज 3 और कैपिटल गुड्स 3, ये कॉमन गुड्स है। इसको नाम दिया है बेटा कॉमन गुड्स। ये काय में यूज होते हैं? ये कॉमन गुड्स सर यूज किए जाते हैं, काय में यूज किए जाते हैं सर? दोनों चीजों में। टैक्सेबल सप्लाई बिजनेस पर्पस के लिए भी यूज करते हैं, एग्जेम्प्ट सप्लाई नॉन बिजनेस पर्पस के लिए भी यूज करते हैं, इसीलिए सर अपॉर्शनमेंट जरूरी होता है। और जो एक्सक्लूसिवली यूज होता है बिजनेस के लिए उसका तो क्रेडिट मिलना ही है, जो एक्सक्लूसिवली यूज होता है टैक्सेबल सप्लाई के लिए उसका क्रेडिट मिलना ही है, जो एक्सक्लूसिवली यूज होता है एग्जेम्प्ट सप्लाई उसका क्रेडिट नहीं मिलना है, जो एक्सक्लूसिवली यूज होता है नॉन बिजनेस पर्पस के लिए उसका क्रेडिट नहीं मिलना है। मैं एक ही चीज बार बार बोल रहा हूं। क्यों बोल रहा हूं? पागल हूं मैं? नहीं, पागल नहीं हूं, आपके दिमाग में घुस जाना चाहिए। बार बार बोलूंगा तो हाँ 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 दिमाग में घुस जाएगा। आई बात समझ में? टाइम लगेगा, चलेगा, लेकिन
फिट बिल्कुल एग्जाम में, बिल्कुल बेटा बहुत इजी है जीएसटी, समझ जाए ना तो माहौल हो जाएगा बिल्कुल आपका। ये बता रहा हूँ 30 to 35 मार्क्स बस ऐसे ही मिलेंगे। ये सब समझ गया तो जितना पढ़ा है उतना समझ गया ना, बस देख लेना आप। याद करोगे मेरे को एग्जाम में, सर आपने सही बोला था, सीधा पहले जीएसटी सॉल्व करना शुरू करना, सेक्शन बी उठा के, टेंशन ही नहीं। समझ रहे नहीं समझ रहे, याद करोगे मेरे को एग्जाम में अगर समझ गए तो, अच्छे से ध्यान दिए क्लास में तो, नहीं तो फिर तो बस क्या है। तो डायरेक्ट टैक्स का उतना टेंशन नहीं रहेगा, आराम से फिर एग्जाम्शन मिलता, कोई नहीं रोक सकता एग्जाम्शन अपना। सही बात है। हाँ तो बार बार इसीलिए कह रहा हूँ, ठीक है ना। हाँ चलो कहानी तो हो गई सर, अब चलो आ जाओ, मकड़ी पे मारना है। चलिए आइए आते हैं रूल 42 पे। हो सकता है पहली बार में नहीं समझे, हो सकता है दूसरी बार में नहीं समझे, तीसरी बार में समझना। पैनिक नहीं करना, पैनिक नहीं करने का, जो बोल रहा हूँ बस हाँ ठीक है समझ गया सर, समझ गया, हाँ ठीक है, ध्यान देना बेटा। अब पूरा क्रेडिट तो नहीं मिलेगा सर, अगर आपने ले लिया होगा तो आप रिवर्स करना पड़ेगा। पूरा क्रेडिट मतलब किसका क्रेडिट सर? इनपुट, इनपुट सर्विसेज, कैपिटल गुड्स, जो दोनों पर्पस के लिए यूज होते हैं। यानी मैं अब इसको पता है क्या बोलूंगा? कॉमन इनपुट्स। क्या बोलूंगा मैं? कॉमन इनपुट, कॉमन इनपुट्स, ठीक है। चलिए पहले ये स्टेप पढ़ाता हूं आपको, पढ़ते हैं क्या लिखा है, समझते हैं। देख कुछ नहीं आता, मेरे को भी नहीं आता, जाने दो, पढ़ते हैं क्या लिखा है, ठीक है ना। ध्यान देना बेटा, अच्छे से ध्यान देना। कंप्यूटेशन ऑफ कॉमन क्रेडिट, सबसे पहले हमको कॉमन क्रेडिट निकालना है। पता है इस कॉमन क्रेडिट को क्या कहते हैं? इस कॉमन क्रेडिट को C2 नाम दिया गया। C2 जाने दो सर, क्यों कम कंफ्यूज कर रहे, ध्यान दो, नहीं करता, ध्यान दो, नहीं करता, आसान लफ्जों में समझाऊंगा, ठीक है। तो पहले गावरानी तरीका, फिर टेक्निकल तरीका। ध्यान देना, सबसे पहले तो आप एक काम करो, जैसे मैं बात करता हूं पूरे महीने की, मैं बात करता हूं पूरे मंथ की, बात कर लेते हैं। अभी बात करते हैं बेटा जनवरी मंथ की। जनवरी मंथ में आपने इनपुट्स लिए, इनपुट सर्विसेज ली और कैपिटल गुड्स खरीदे। इसमें से कुछ यूज होते हैं एक्सक्लूसिवली, बहुत सारे इनपुट खरीदे। जैसे ये यही एग्जांपल ले लेते, बेस्ट है। आपने ये जनवरी मंथ में समझ लो ये भी लिया, IS1 IS2 CG1 भी लिया आपने, IS2 I2 CG2 भी लिया आपने, I3 IS3 CG3 भी लिया। तीनों तरह के इनपुट्स लिए, तीनों तरह के इनपुट सर्विसेज लिए और तीनों तरह के कैपिटल गुड्स लिए। तो I1 IS1 और CG1 का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, I2 IS2 CG2 का कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन I3 IS3 और CG3 की प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है सर? उसको अपोर्शन करना पड़ेगा, क्योंकि वो आप दोनों चीज के लिए यूज कर रहे हो। आप काय में यूज कर रहे हो सर? आप उसको दोनों चीज के लिए यूज कर रहे हो, उसका अपोर्शनमेंट करना पड़ेगा। फिलहाल मैं किसकी बात कर रहा हूँ? फिलहाल सर आप बात कर रहे हो इनपुट और इनपुट सर्विस के रूल 42 में है हम। तो अभी मैं बात करूंगा ऐसे इनपुट और ऐसे इनपुट सर्विसेज जो एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल सप्लाई के लिए यूज होते हैं या बिजनेस पर्पस के लिए यूज होते हैं, ऐसे इनपुट और ऐसे इनपुट सर्विसेज जो एक्सक्लूसिवली नॉन बिजनेस पर्पस के लिए यूज होते हैं, जिसका क्रेडिट नहीं मिल सकता। ऐसे इनपुट और ऐसे इनपुट सर्विसेज जो दोनों के लिए यूज हो रहे हैं, आइदर फॉर टैक्सेबल सप्लाई और फॉर एग्जेम्प्ट सप्लाई और फॉर बिजनेस पर्पस और फॉर नॉन बिजनेस पर्पस, तो उसको अपोर्शन करना है। कैपिटल गुड्स की मैं बात ही नहीं कर रहा, चीज समझना। तो जरा देखिए, हर जगह I और IS साथ में रहेगा, CG नहीं रहेगा। फिलहाल CG भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, ठीक है। CG के लिए रूल अलग है, ठीक है। कंप्यूट कॉमन क्रेडिट क्या है सर? पता नहीं, चल मेरे को भी नहीं पता। टोटल इनपुट टैक्स इन्वॉल्व ऑन इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज इन अ टैक्स पीरियड। टैक्स पीरियड मैं कौन से महीने की बात कर रहा? मंथली बात करते हैं बेटा, जनवरी मंथ की बात कर रहे हैं आप। इस जनवरी महीने में टोटल आईटीसी आपने कितना लिया? अच्छा टोटल आईटीसी काय पे सर? सब पे, सब पे, सब 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 टोटल इनपुट्स कितने आए, टोटल इनपुट सर्विस कितने आए, काय के लिए यूज हुआ वो जाने दो थोड़ी देर के लिए, मेरे को मत बताओ, मत बताओ। वो हो सकता है एक्सक्लूसिवली बिजनेस पर्पस के लिए हो, नॉन बिजनेस पर्पस के लिए हो, एग्जाम सप्लाई के लिए हो, टैक्सेबल सप्लाई के लिए, जाने दो ना काय के लिए। मैंने पूछा क्या? मैंने पूछा काय के लिए? नहीं 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 पूछा सर। मुझे सिर्फ इतना सवाल का जवाब दो, समझ लो। देखिए गवर्नमेंट आपसे बात कर रही है मेरे थ्रू, मैं आपका चार्टेड अकाउंटेंट हूं, आप अकाउंटेंट हो,
आपका बिजनेस है, आपका बिजनेस है, आप बिजनेस, चलो कहानी बनाएंगे, बड़ा मजा आएगा। आप बिजनेसमैन हो और आप मेरे पास आते हो, सर मेरा जनवरी का रिटर्न फाइल कर दीजिए। फरवरी में आप मेरे पास आते हो, 2 फरवरी को, सर मेरा जनवरी का रिटर्न फाइल करना है। मतलब ठीक है, चलिए मेरे कुछ सवाल का जवाब दीजिए। आपको सब पता है अपने बिजनेस के बारे में, आप होशियार हो, ठीक है। मैं आपको पूछता हूँ, अच्छा एक काम करो, आपने क्या क्या खरीदा ये महीने में? सर मैंने इतना रॉ मटेरियल खरीदा। अच्छा, क्या क्या इनपुट्स खरीदे? मैंने पूरी लिस्ट बनाई। मतलब इनवॉइसेस है, आपने बोला है। मैंने कहा आपने गुड्स रिसीव हो गए? हाँ। आपने बोले सब सारे रिसीव हो गए, बराबर है ना। सामने वाले ने जीएसटीआर 1 में किया और 2A में रिफ्लेक्ट हो रहा है आपके, बराबर है। अरे 60 इनवॉइस है, 60 के 60 2A में रिफ्लेक्ट हो रहा है आपके। 60 इनवॉइस है, समझ लो आपके, वो 2A के अंदर रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। 60 इनवॉइस है टोटल। वो इनपुट्स के भी इनवॉइस है और इनपुट सर्विसेज के भी 60 है, और दूसरे जो 30 है वो कैपिटल गुड्स के है। लेकिन मैं उसकी अभी बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसा समझ लो कैपिटल गुड्स खरीदा ही नहीं है महीने में। आई बात समझ में? ऐसा समझ लीजिए महीने में कैपिटल गुड्स नहीं खरीदा। क्या क्या खरीदा? इनवॉइसेस है, ये 60 के 60 के अंदर इनपुट्स के भी इनवॉइसेस और इनपुट सर्विसेज के भी इनवॉइसेस है। काय के लिए यूज किया मालूम नहीं। मैंने पूछा आपसे, अभी नहीं, अभी नहीं पूछा आपने मैंने पूछा आपने बेटा क्या इनपुट्स लिए, क्या इनपुट सर्विसेज ली, तो आपने मेरे पास बिल ला दिए, सर ये 60 हमने इनपुट्स लिए, 60 इनपुट्स, टोटल 60 इनपुट्स और इनपुट सर्विसेज लिए, 60 अलग अलग तरह की। सारे के सारे जिनसे आपने लिए होंगे उन्होंने अपना जीएसटीआर 1 में अपलोड किया होगा और आपके 2A में रिफ्लेक्ट होगा। आई बात समझ में? हाँ, ये सब कहानी बता चुका हूँ, ये मत पूछना G1 2 क्या है, ये पहले पिछले लेक्चर में सब बता चुका हूँ मैं, वापस नहीं बताऊंगा, पूरा प्रोसीजर समझाया था। हाँ तो सर ठीक है। अब मेरा दूसरा सवाल, ये इसको पता है क्या बोलते हैं? टी। इसको मैं नाम देता हूँ टी। सर ये T1 T2 आपने बनाया? नहीं मैंने नहीं बनाया। तो ये आईसीएआई ने बनाया? नहीं आईसीएआई ने नहीं बनाया। तो किसने बनाया? ये गवर्नमेंट ने बनाया, जीएसटी लॉ के अंदर बनाया। तो बेटा ये ध्यान रखना पड़ेगा, टी क्या होता है, T1 क्या होता है, T2 क्या होता है, T3 क्या होता है, T4 क्या होता है, C1 क्या होता है, C2 क्या होता है, D1 क्या होता है, D2 क्या होता है, E क्या होता है, F क्या होता है। ध्यान रखना पड़ेगा। सर याद करना पड़ेगा? यस याद करना पड़ेगा। सर कैसे होगा? अरे बहुत आसान है, पूरा एक बार पढ़ लो, अच्छे से याद हो जाएगा, आएगा समझ। हाँ कंफ्यूज हो सकता है T1 किसको बोलते हैं और T2 किसको बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं पहले बता रहा हूँ। तो एक बिल्कुल इतना पढ़ाने के बाद भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर कोई फायदा नहीं। चुल्लू भर पानी लेना और चलो जाने। अभी मैंने क्या सवाल पूछा आपसे? काय के लिए यूज हो रहा है पूछा क्या? नहीं, जितना पूछू उतना जवाब। क्या बोलेंगे? सर वो यूज होता है काय के लिए? इनपुट्स, टोटल इनपुट टैक्स इन्वॉल्व इन इनपुट्स एंड इनपुट सर्विसेज के लिए आप यूज कर रहे हैं। ठीक है, मान लिया, कोई बात नहीं। टोटल जो भी आपने इनपुट्स खरीदे, जो भी आपने इनपुट सर्विसेज ली, चलो बहुत अच्छी बात है सर, मजा आ गया। बता दिया मैं, आपने मुझे बता दिया, हाँ ये 60 इनवॉइसेस है, ये हमने टोटल इनपुट्स लिए, इनपुट सर्विसेज ये बात ली। अब मैं आपसे पूछता हूं दूसरा सवाल। अच्छा 60 अलग तरह के आइटम्स लिए क्या? हाँ। मैं आपसे पूछता हूँ सर इनमें से कौन से ऐसे इनवॉइसेस है, मैं सीए हूँ, आप क्लाइंट हो, मैं आपसे पूछता हूँ भैया बताइए इनमें से कौन से ऐसे इनवॉइसेस है, कौन से ऐसे इनपुट्स है या कौन से ऐसे इनपुट सर्विस है जो आपने एक्सक्लूसिवली नॉन बिजनेस पर्पस के लिए यूज किया है। आपने बताया निकाल के, हाँ सर ये 60 के 60 मैंने भी। अब मैं पूछ रहा हूँ आप काय के लिए यूज कर रहे हो ये इनपुट या इनपुट सर्विसेज? तो आपने बताया हाँ सर 60 टोटल आए तो सही, लेकिन इसमें से जो 10 इनवॉइसेस है ना, जो 10 इनवॉइसेस है ना, वो हम बिजनेस के लिए यूज नहीं कर रहे, मतलब एक्सक्लूसिवली हमने नॉन बिजनेस पर्पस के लिए यूज किया या पर्सनल पर्पस के लिए मैंने यूज किया, ऐसा आपने मुझे बताया। मैं बोला भाग यहां से, इसका क्रेडिट थोड़ी मिलेगा, हटा इसको, हटा सावन की घटा, नहीं मिलेगा इसका क्रेडिट। 60 इनवॉइस थे, ये 60 इनवॉइस थे, उसमें से 10 चलेगा। एक सेकंड ढंग से कर लेता हूँ थोड़ा सा। 60 इनवॉइस थे, उसमें से 10 चले गए। 10 काय के लिए यूज किया? नॉन बिजनेस पर्पस के लिए। फिर मैंने अगला सवाल किया, अच्छा ऐसा कोई इनपुट सर्विस आपने लिया जो आप इंटेंड कर रहे हो एक्सक्लूसिवली एग्जेम्प्ट सप्लाई के लिए? हाँ सर हम एग्जेम्प्ट सप्लाई भी करते हैं, आपने बताया मुझे, हाँ एग्जेम्प्ट सप्लाई तो करते हैं ना हम। तो मैं बोला बेटा क्या एग्जेम्प्ट सप्लाई में यूज किया? तो सर ये 15 इनवॉइस ये ऐसे ऐसे हैं जो हम एग्जेम्प्ट सप्लाई के लिए यूज करने वाले, 15 इनवॉइस ऐसे इनपुट और इनपुट सर्विसेज के हैं जो हम एक्सक्लूसिवली एग्जेम्प्ट सप्लाई के लिए यूज करने वाले हैं। अच्छा ऐसा, उसका भी आईटीसी नहीं मिलेगा, चल भाग यहां से। एक्सक्लूसिवली वर्ड पे जरा ध्यान देना।
फिर मैंने आपको पूछा क्या ऐसे इनवॉइस कुछ इनपुट्स आपने लिए, अच्छा आपने जीएसटी पढ़ा हुआ है, आप मेरे स्टूडेंट हो, आपने जीएसटी पढ़ा हुआ है, आपको ब्लॉक क्रेडिट पूरा पता है। ब्लॉक क्रेडिट यानी सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 जो आपने लास्ट लेक्चर में देखा था। ऐसे कोई इनपुट आपने लिए बेटा जिसका क्रेडिट नहीं मिलता? हाँ, फूड बेवरेज के भी बिल हमने लगाए। अरे बेवकूफ, फूड बेवरेज के बिल लगाए, तुझे मालूम है ना उसका क्रेडिट नहीं मिलता ना, उसका मिलता। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट के भी लगाया कैपिटल। अरे तुम, तेरे को बोला था ना उसका क्रेडिट नहीं मिलता। ओहो हो, नहीं मिलता क्या सर? तो कितने बिल है सर? 5 ही है, ज्यादा नहीं। चलो ठीक है, हटा लो, निकालो उनको। मतलब मैंने क्या किया पता है? इसका भी क्रेडिट नहीं मिलता, इसका भी क्रेडिट नहीं मिलता, और इसका भी क्रेडिट नहीं मिलता। T1 T2 T3 का क्रेडिट नहीं मिलता, T1 T2 T3 का क्रेडिट नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि T1 यूज होता है नॉन बिजनेस पर्पस के लिए एक्सक्लूसिवली, T2 यूज होता है एग्जाम सप्लाईज के लिए एक्सक्लूसिवली, और T3 तो ब्लॉक्ड है। T3 तो ब्लॉक्ड क्रेडिट है, उसका तो क्रेडिट वैसे भी नहीं मिलता। तुम काय के लिए भी यूज करो ना जी, क्रेडिट नहीं मिलेगा। तुम तेल लगाने जाओ, क्रेडिट नहीं मिलेगा। ओए होए, क्रेडिट नहीं मिला तो आप आए थे 60 इनवॉइस लेके, 10 गए, 15 गए, 5 गए, कितने गए? 30 इनवॉइस चले गए। चल हटा, सावन की घटा, 30 इनवॉइस। अब सुन के थोड़ा अजीब लगेगा, मन नहीं माने तो भी थोड़ी देर के लिए मना लेना। मन आखिरी में मान जाएगा, लेकिन अभी हो सकता है ना माने। अब 30 इनवॉइस का क्रेडिट नहीं मिलेगा तो बचे कितने का मिलेगा? 30 इनवॉइसेस का क्रेडिट मिलेगा, जो भी बेटा आईटीसी अमाउंट हो, अमाउंट से मैं बात नहीं करूंगा। तो ये 30 इनवॉइस पे जो भी आईटीसी हो उसका पूरा क्रेडिट ले लो। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर जो आपकी, उसमें क्रेडिट कर दो, पूरा ले लो। बट सर, अरे अभी ले लो चुपचाप, बोला ना ले लो। हाँ सर, लेकिन सर उसमें अपोर्श वो, अरे नो बट शट, ओनली कट टू व्हाट आई एम सेइंग, जैसा बोल रहा वैसा, नो बट नो शट, इफ बट नहीं, पूरा क्रेडिट ले लो। अरे सर लेकिन इसके अंदर मेरी कुछ, जाने दो थोड़ी देर के लिए, जितना बोल रहा उतना करो, पूरा क्रेडिट ले लो। पूरा या नहीं, ये बचा हुआ 30 इनवॉइस का, नहीं तो पूरा 60 का नहीं। तो देखो बेटा, मैंने क्या क्या माइनस कर दिया। सर जो एक्सक्लूसिवली नॉन बिजनेस पर्पस के लिए था उसका तो वैसे भी नहीं मिलता, आपने हटा दिया। जो एक्सक्लूसिवली एग्जाम के लिए था उसका वैसे भी नहीं मिलता, आपने हटा दिया। और ब्लॉक्ड है उसका तो मिलता ही नहीं, आपने हटा दिया। यानी सीधे सीधे वाले तीनों आपने हटा दिए टोटल में से। अब बचे कौन से पता है? अब सर वो बच रहे हैं जो कॉमन वाले हैं। कॉमन वाले मतलब बेटा चीज समझना जरा ध्यान से। अभी मैंने पता है कौन से हटाया है, कौन से हटाया पता है? ये हटाया है मैंने। समझाओ तो अच्छी बात, नहीं तो कोई बात नहीं। मैंने ये हटा दिए हैं, which are exclusively used for exempt supply, which are exclusively used for non-business purpose. Non-business purpose T1, T2, और जो तीसरा है वो कौन सा है? तीसरा कौन सा है? तीसरा ब्लॉक्ड है, T3 ब्लॉक्ड। ये आपने हटा दिए तीनों, इनका तो मिलता ही नहीं, आपने हटा दिया। अच्छा किया, इतनी कहानी हो गई, ये कहानी डन। अब ऊपर की कहानी देखते हैं। ऊपर की कहानी में ऐसा है कि इन तीनों, अगर कुछ ऐसे भी तो हो सकते हैं। हाँ सर है ना, इनका आईटीसी मिलना ही मिलना है, इनका आईटीसी मिलना है। मतलब अपोर्शन इनको करने की जरूरत है क्या? नहीं, इनको क्यों जरूरत? इनका तो पूरा क्रेडिट मिलेगा बेटा। इनका I1, IS1 और JCG1, इनका तो पूरा क्रेडिट मिलेगा सर। क्यों? दीज आर एक्सक्लूसिवली यूज्ड इन टैक्सेबल सप्लाई या फॉर बिजनेस पर्पस। तो ठीक है ना, हटाओ ना इसको, हटा सावन की घटा, लेस। लेकिन क्रेडिट मैंने पूरा कर दिया। चीज समझना, मैंने सिर्फ और सिर्फ ये माइनस किया है जिसका क्रेडिट मिलता ही नहीं। मैंने क्या माइनस किया? टोटल क्रेडिट में से जिसका क्रेडिट मिलता ही नहीं। T1, T2, T3, T1 नॉन बिजनेस पर्पस, T2 एग्जाम सप्लाई, T3 ब्लॉक क्रेडिट। नॉन बिजनेस, ये डांस करने का, नॉन बिजनेस एग्जाम ब्लॉक क्रेडिट, नॉन बिजनेस एग्जाम ब्लॉक क्रेडिट, नॉन बिजनेस एग्जाम ब्लॉक क्रेडिट, T1, T2, T3। ठीक है, चलो जाने दो। ये डांस करने का अकेले में बिल्कुल मस्त मजा आता है। ठीक है ना, लाइव क्लास रहती तो बेटा रैप वॉक करके ही बताता आपको, लेकिन अब चलो छोड़ो।
लंबी सांस लो, आगे चलेंगे। अभी सर ये तो ठीक है, आपने ये सब बता दिया, अभी क्या करे क्या आगे? हाँ, अब ये हट गया, एक्सक्लूसिव वाले हट गए, ध्यान से सुनना। अब बचे क्या? एक्सक्लूसिवली नॉन बिजनेस और एग्जाम सप्लाई और ब्लॉक्ड वाले तो हट गए। अब इसमें कौन से बचे? इसके अंदर दो तरह के गुड्स और सर्विस इनपुट्स, दो तरह के इनपुट्स और इनपुट सर्विस बचे हैं। कौन से दो तरह के? एक वो है सर जो ईमानदारी से अपना काम करते, सिर्फ और सिर्फ बिजनेस पर्पस के लिए यूज होते, सच्ची देशभक्ति, उनका क्रेडिट मिलेगा, हाँ पूरा देंगे सर, बिल्कुल, अरे वाह। और एक वो है मिलावटी लोग जो टैक्सेबल सप्लाई भी कर रहे हैं, एग्जाम सप्लाई भी कर रहे हैं, या बिजनेस पर्पस के लिए भी यूज कर रहे हैं, नॉन बिजनेस पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं। इनको क्या? इनको सजा देंगे, इनको अपोर्शन करेंगे हम, इनको भेदभाव, इनको अपोर्शन करेंगे, इनको सजा दी जाएगी, जेल में डाला जाएगा, अपोर्शन किया जाएगा। अपोर्शन कौन करेगा? रूल 42 में करेगा, रूल 42। तो सर अभी तो आपने क्रेडिट पूरा ले लिया। किसका क्रेडिट लिया? सर आपने I2 IS2 हटाया है, आपने I1 IS1 का तो मिलता ही है, वो तो लिया ही है, लेकिन आपने IS3 और I3 का भी क्रेडिट लिया है ना सर। ये देखो ना बेटा, क्रेडिट ITC, क्रेडिट टू इलेक्ट्रॉनिक लेजर, इनमें कौन से आ गए? इनमें I1 और IS1 तो आए ही हैं, जो मिलना भी चाहिए, लेकिन इसमें 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 सर I3 और IS3 भी आ गया, जो नहीं मिलना चाहिए, फिर भी ले लिया सर आपने, गलत बात है। C1, तो C1 मतलब क्या होता है? इसे C1 कहते हैं। C1 यानी टोटल क्रेडिट। जो एक्सक्लूसिव वाले हैं उनको हटा दिया। टोटल क्रेडिट हमारा T था, टोटल ITC T था, उसमें से T1 T2 T3 हमने हटा दिया। ये हटाने के बाद अब जो क्रेडिट बचता है उसको कहते हैं C1, उसका नाम है C1। और ये C1 जो है पूरा के पूरा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, ITC ले लो, तुम पूरा के पूरा ले लो, लेकिन ऐसा थोड़ी हलवा थोड़ी, हाँ ले लो ले लो, अभी का बोल दिया ले लो ले लो, यानी इसमें पता है कौन सा आ गया चीज समझना, इसमें जो लेना था वो आ गया, लेकिन जो अपोर्शन करना था वो भी पूरा आ गया। समझ रहे नहीं समझ रहे? C1 में फिलहाल क्या है? आपने क्या क्या क्रेडिट ले लिया? सर जो लेना था एक्सक्लूसिवली वो तो आ गया, यानी कौन सा? सर ये I1 IS1 ये तो आ गया, लेकिन I3 और IS3 जो है वो अपोर्शन में लेना था सर। पूरा ऐसा नहीं बोल रहे कि हम पूरा नहीं देंगे, लेकिन ऐसा भी नहीं बोल रहे कि हम पूरा दे देंगे, बराबर है। अपोर्शन करना था सर, आपने तो पूरा ले लिया, हाँ पूरा ले लिया, बाद में रिवर्सल करने लगाऊंगा, एक बार का पूरा ले लो, बाद में रिवर्सल करने लगाऊंगा, पहले खा लो फिर उल्टी करवाऊंगा, ठीक है, ध्यान देना। लेकिन इसमें से पहले कुछ माइनस कर। अच्छा मुझे बताओ, अपोर्शन किसको करना है? इन दोनों को करना है क्या? अपोर्शन इसको और इसको दोनों को करना है क्या? नहीं 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 नहीं, अपोर्शन किसको करना है? सिर्फ इसको अपोर्शन करना है। लेकिन अभी आपका जो C1 है उसके अंदर ये भी है, सॉरी एक मिनट, ये भी है और ये भी है, ये दोनों भी आपके C1 में फिलहाल है, लेकिन ये पूरे चाहिए क्या? नहीं सर, C1 में सिर्फ इसका काम है, क्योंकि कॉमन क्रेडिट यही है जिसको अपोर्शन करना है, बराबर है, ठीक है। तो ये दोनों C1 से हटा दो तो C2 आ जाएगा। C2 यानी होता है बेटा कॉमन क्रेडिट जिसको अपोर्शनमेंट करना पड़ेगा, अरे यहां नहीं, जिसको अपोर्शनमेंट करना पड़ेगा। चलिए देख लेते हैं। तो अब मैंने क्या किया बेटा, जरा ध्यान देना। ITC ऑन इनपुट सर्विसेज दैट आर इंटेंड टू बी यूज्ड एक्सक्लूसिवली फॉर टैक्सेबल सप्लाई इंक्लूडिंग जीरो रेटेड सप्लाई या एक्सक्लूसिवली फॉर बिजनेस पर्पस भी आप इसमें बोल सकते हो। आई बात समझ में? मतलब उसका कहते हैं T4, उसको कहते हैं T4। अब इसमें से C1 में से T4 माइनस कर दिया जाएगा तो C2 आएगा, यानी C2 यानी आपका क्या हो गया यहां पे देखा जाए तो सर ये IS3 और I3 और IS3, इसका मतलब ये कॉमन क्रेडिट है, इसको अपोर्शन करना है, इसको अपोर्शन करना है। आई क्या बात मेरी समझ में? हाँ सर समझ में आ गया। सर एक काम कीजिए ना सर, एग्जाम्पल देते क्या? हाँ बेटा देता हूं, बहुत ही बढ़िया है। कॉमन क्रेडिट पे कैसे आना, इसका एक प्यारा सा यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने नहीं लिया, ये CA इंस्टीट्यूट ने ICAI के मटेरियल में दिया हुआ बेटा। थैंक्स टू ICAI, थैंक यू बोला ICAI को, बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया। बस ये इसका रूल 42 का तो एग्जाम्पल दिया है, रूल 43 का नहीं दिया, पॉसिबल ही नहीं है ना। पॉसिबल है ना, एग्जाम्पल तो बन सकता है, पर समस्या ये है रूल 43 पे अगर पूरा एग्जाम्पल पूछे 30 मिनट आधी घंटा लगे सॉल्व करने को,
और कम से कम 15-20 मार्क का क्वेश्चन बने पूरा, अगर पूछ लिया तो ये पूरा पूछा जा सकता है, वो नहीं पूछा जा सकता क्योंकि वो क्वेश्चन बनेगा 30 मार्क का, 20 मार्क का क्वेश्चन बनेगा। अब 40 में से 20 मार्क का ये पूछेंगे तो बाकी क्या पूछेंगे? सीए फाइनल में पूछते हैं 10-12 मार्क के क्वेश्चन, उस पर से पूछ सकते हैं, ये इसमें नहीं पूछ सकते। लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा फूड 43 के बारे में, आप टेंशन मत लो, है ना। चलिए, तो अभी ये एग्जाम्पल समझ तो गया, एक बार आपने पूरा समझा दिया, काफी समझ गया सर, 60-70% तो पक्का समझ गया, अभी 100% हो जाएगा। सबसे पहला काम है मेरे को C2 पे आना है। C2 क्या है? कॉमन क्रेडिट। कॉमन क्रेडिट किस चीज का? ऐसे इनपुट और इनपुट सर्विसेज का जो दोनों में यूज हो रहे हैं, जो मिलावटी लोग हैं, मिलावटी है, बदमाश है, काय में नॉन बिजनेस पर्पस के लिए भी यूज कर रहे हैं, बिजनेस पर्पस के लिए भी यूज कर रहे हैं यार, टैक्सेबल सप्लाई के लिए भी यूज कर रहे हैं, नॉन टैक्सेबल के लिए भी यूज कर रहे हैं यार, तो उनको डंडे लगाना है। मतलब अपोर्शन, तेरा अपोर्शन होगा, तेरा ऑपरेशन होगा, जा, ठीक है, दवाई से ठीक नहीं हो सकता तू। चलिए एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल है, ये भी बाद में बढ़ा देता हूं, चिंता मत करो, ये आप भी पढ़ लो, चलता है, इसमें कुछ ऐसा वो है ही नहीं, ये फालतू है, ये फालतू, पढ़ना है पढ़ो, ये आप पढ़ सकते हैं, मैं नहीं बताता, जाओ, बहुत मतलब नॉर्मल है, ठीक है। एग्जाम्पल देखो बेटा, काम समझ में आएंगे। सबसे पहली स्टेप वन का एग्जाम्पल है, बराबर है, ये हमारी स्टेप 1 थी बेटा, ये हमारी स्टेप 1 थी, जरा ध्यान देंगे। मेक एन अजम्पशन दैट हवाई स्लीपर पहनते ना, चप्पल स्लीपर आर एग्जेम्प्ट। हवाई नाम की एक कंपनी है जो स्लीपर बनाती है, वो एग्जेम्प्ट है। नहीं, हवाई नाम की, सॉरी, ये हवाई स्लीपर प्रोडक्ट का नाम है, आई एम सॉरी, हवाई स्लीपर प्रोडक्ट का नाम है, और ये प्रोडक्ट बेटा एग्जेम्प्ट है, बराबर है। टेक अ केस ऑफ इजी फुटवेयर, मैन्युफैक्चर ऑफ 2 वेराइटीज ऑफ हवाई स्लीपर एंड 5 वेराइटीज ऑफ अदर सैंडल्स एंड शूज। अब मतलब क्या हुआ, ये जो इजी फुटवेयर है, समझना बात, ये जो इजी फुटवेयर नाम की कंपनी है, ये 2 चीज बनाती है। क्या बनाती? एक बनाती है हवाई स्लीपर्स, और दूसरा ये बनाती है शूज एंड सैंडल्स। स्पेलिंग को जाने दो, ठीक है। अब ये जो हवाई स्लीपर है, ये एग्जेम्प्ट है, ये एग्जेम्प्ट गुड्स है, और ये जो शूज है ये टैक्सेबल है। तो 2 वैरायटी की हवाई स्लीपर बनाती है, 5 वैरायटी के शूज एंड सैंडल बनाते हैं, ये सारे टैक्सेबल है, नहीं जीएसटी लगेगा, सॉरी, आउटवर्ड सप्लाई पे जीएसटी लगेगा, और इनकी आउटवर्ड सप्लाई जो है उस पे जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन जो मशीनरी की तो मैं बात ही नहीं कर रहा अभी, जो इनपुट और इनपुट सर्विसेज वो यूज करते हैं, वो दोनों के लिए यूज करते हैं, तो इसको अपोर्शन करना है। चलिए जरा अब ध्यान देना, अब कहना चाह रहे हैं वो डाइज यूज करते, डाइज इन मैन्युफैक्चर ऑफ ऑल फुटवेयर, हर फुटवेयर बनाने के लिए वो डाइज यूज करते हैं, ठीक है। अब मैंने उनको आए मेरे पास, सर हमारा टोटल आईटीसी जो है ना, टोटल, उन्होंने आके मुझे बताया टोटल आईटीसी हमारा 2,55,000 रुपए का है। चीज समझना, मैंने हमको पूछा बेटा आपका टोटल इनपुट, वही सवाल जो मैंने आपसे पूछा था, टोटल इनपुट और इनपुट सर्विस आपने कितने रुपए की लिया, जिस पे आईटीसी आपने पे किया, जिस पे जीएसटी पे किया। तो मुझे इनवॉइस अमाउंट से मतलब नहीं, मुझे जीएसटी से मतलब है, उसके ऊपर कितना जीएसटी है, जीएसटी अमाउंट से मतलब है, इनवॉइसेस में कितना जीएसटी मेंशन्ड है, क्योंकि उसी का मैं आईटीसी लूंगा ना बेटा, और उसी को अपोर्शन की बातें करूंगा। तो टोटल आईटीसी आपने बताया सर 2,55,000 रुपए का। मेरा पहला सवाल, T1 कितना है? T1 मतलब आपने बिजनेस पर्पस के लिए यूज नहीं किया, इसमें से कौन सा आईटीसी है? तो आपने बताया सर इस पे जो ब्राउन डाई है ना, ये हमने बिजनेस पर्पस के लिए यूज ही नहीं किया, हमने पर्सनल पर्पस के लिए यूज किया। तो मैं पूछा उसका इनपुट, उसका बिल कितने का है, उस पर जीएसटी कितना है, कितना इनपुट टैक्स है? सर 10,000। वो हो गया मेरा T1। फिर मैंने पूछा बेटा आपने हवाई एग्जेम्प्ट सप्लाई के लिए कितना यूज किया? अब एग्जेम्प्ट सप्लाई कौन सा है इसमें से? सर हवाई स्लीपर एग्जेम्प्ट है, उसके लिए कितना यूज किया? वो क्या होता है? T2। सर आपने बताया सर 90,000 का डाई जो है, पिंक डाई, वो एक्सक्लूसिवली हमने यूज किया हवाई चप्पल के लिए, ठीक है। फिर मैंने आपसे पूछा, ठीक है ये दोनों तो चले गए,
अब मुझे एक बात बताओ, यानी आपने कुछ ब्लॉक क्रेडिट भी है क्या T3? आपने बोला नहीं सर कोई क्रेडिट हमारा ब्लॉक्ड नहीं है। इसका मतलब ये होता है ये 255 में से T1 जो है, T1 कितना है? T1 है 10,000 और T2 है 90,000। तो T1 10,000 माइनस हो जाएगा, T2 90,000 माइनस हो जाएगा, T3 है या ही नहीं, कुछ भी नहीं है तो कुछ भी माइनस नहीं होगा। ये सब जाने के बाद क्या आता है बेटा? C1 आता है। ठीक, C1 कितना आया? C1 1,55,000। इसका क्रेडिट ले लो पूरा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में, बराबर ऐसा ही करते हैं। फिर अभी एक चीज और निकालना है, T4। T4 मतलब एक्सक्लूसिवली यूज फॉर बिजनेस पर्पस। आपके इसमें टैक्सेबल गुड्स या बिजनेस पर्पस कौन से? शूज एंड सैंडल्स। अब आपको और डेटा दिया हुआ है कि भैया इसके अंदर से, चीज समझना, इसके अंदर से जो 1,00,000 रुपए के डाई है, सॉरी ब्लैक डाई है, वो ब्लैक डाई एक्सक्लूसिवली यूज होती है सैंडल और शूज में, यानी ब्लैक डाई इज यूज एक्सक्लूसिवली प्रोवाइडिंग टैक्सेबल सप्लाई। बराबर कितने की? 40,000। ये है T4। ये 40,000 मैं इसमें से माइनस कर दूंगा। अब ये जो आएगा मेरा 1,15,000, ये है बेटा C2। इसे मैं कहूंगा कॉमन क्रेडिट, जो यूज हुआ है दोनों में। यहां क्वेश्चन में दिया भी है 1,15,000 कॉमन क्रेडिट। आई बात समझ में? ये है C2। पहली स्टेप में हमारा काम है C2 निकालना। C2 जैसे ही निकल गया हमारा काम हो गया। ये जो C2 है यही है वो बदमाश जिसको जेल में डालना है, जिसका ऑपरेशन करना है, जिसको अपोर्शन करना है हमको। यही वो इनपुट और इनपुट सर्विसेज है जो आपने दोनों चीज के लिए यूज किए, कॉमनली यूज किए। काय के लिए? टैक्सेबल सप्लाई के लिए, एग्जाम सप्लाईज के लिए, या बिजनेस पर्पस के लिए, या नॉन बिजनेस पर्पस के लिए। यही है वो, यही हमको तकलीफ दे रहे हैं, जिसको हमको यूज करना है। ठीक है, अब मजा आएगा। आपने लेकिन क्रेडिट पूरा ले लिया है। आपने C1 जो C1 था उसके अंदर C2 भी इंक्लूडेड था। आपने क्रेडिट पूरा ले लिया। एक बात ध्यान रखना, अब इसमें से आपको इनएलिजिबल क्रेडिट हटाना है। इनएलिजिबल सप्लाई जो क्रेडिट मिलता है वो हटाना है, तो क्रेडिट रिवर्स करना पड़ेगा। रिवर्स करना मतलब आता है आपको आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड करना। सिंपल सी बात, बराबर है। तो चलिए बेटा, अब ये कैसे करना है जरा आपको बताता हूं। ठीक है, समझना जरा ध्यान से। स्टेप 2, कंप्यूट credit attributable to exempt supplies that is ineligible credit by apportionment of common credit। ठीक है, नहीं समझा सर, जाने दो। हेडिंग से क्या करना है अपने को, है ना? हेडिंग को जाने दो बेटा, दिमाग अपना मत लगाओ ज़्यादा। अभी जैसा बता रहा वैसा ध्यान देना थोड़ा सा, बराबर है ना? थोड़ा अच्छे से ध्यान देना चीज़ पे। मैं सिर्फ यही लूँगा ये लेक्चर में, इसके बाद मैं रूल 43 में नहीं आऊँगा इस लेक्चर में। मैं अगले लेक्चर में ले लेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा, चलेगा। ये समझ गया तो बेटा रूल 43 समझने में बहुत आसानी जाएंगी, इतना कहानी सब नहीं बतानी पड़ेगी उसमें। अब जो C2 है ये क्या है? कॉमन क्रेडिट है, बराबर है। C2 कॉमन क्रेडिट है, यानी ऐसे गुड्स, ऐसे इनपुट और ऐसे इनपुट सर्विसेज की यहाँ पे बात है जो आप दोनों पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हो, टैक्सेबल सप्लाई के लिए भी, एग्जाम सप्लाई के लिए, या बिजनेस पर्पस या नॉन बिजनेस पर्पस। तो आपको इसको एट्रीब्यूट करना है। ठीक है, कैसे अपोर्शन करना है देखिए। अपोर्शन ऑफ C2 इनटू क्रेडिट एट्रीब्यूटेबल टू एग्जेम्प्ट सप्लाईज D1। D1 है आपका एग्जेम्प्ट सप्लाईज। तो सर D2 क्या है? कहाँ गया? एक सेकेंड, हाँ ये रहा। D2 रहता है क्रेडिट एट्रीब्यूटेबल टू नॉन बिजनेस पर्पस। अब इसका जरा ध्यान देना मेरी बात पे। कॉमन क्रेडिट में दोनों तरह की चीजें हो सकती है। क्या क्या तरह की सर? दोनों तरह की। एक जो आप एग्जेम्प्ट सप्लाईज के लिए यूज करते हो, टैक्सेबल के लिए तो नो डाउट करते ही हो, लेकिन टैक्सेबल जितना मिलना चाहिए, बिजनेस पर्पस वाला मिलना चाहिए। चीज समझना, एग्जेम्प्ट सप्लाई और नॉन बिजनेस पर्पस, और आप यूज कर रहे हो टैक्सेबल सप्लाई और बिजनेस पर्पस। इसका तो मिलना ही चाहिए, टैक्सेबल सप्लाई और बिजनेस पर्पस का तो मिलना ही चाहिए, मैं मना नहीं कर रहा। तो अलग क्या करना है? किसका नहीं मिलना चाहिए? सर इसका और इसका नहीं मिलना चाहिए। तो इसका नाम रखा गया है D1
और इसका नाम रखा गया है D2। ये दोनों की टोटल में बनाएंगे, ये दोनों निकालने के बाद दोनों की टोटल मारेंगे, उसको C2 से माइनस कर देंगे, C2 से D1 और D2 को माइनस कर देंगे, तो बचा आएगा क्या, एलिजिबल क्रेडिट। बचा क्या आएगा, एलिजिबल क्रेडिट। यानी रिवर्स किसको करना है, रिवर्स किसको करना है मुझे आप बताइए। और ये इसको ऐसा करने के बाद पता है क्या आता है, C3 आता है। इससे ऐसा करने के बाद C3 आता है, ठीक है। तो रिवर्स किसको करना है सर, D1 और D2 को रिवर्स करना है। C3 तो अलाउड है सर, क्योंकि ये अपोर्शनमेंट के अंदर ये किसके लिए निकला है, टैक्सेबल और बिजनेस के लिए निकला है। समझे क्या, नहीं समझे शायद, चलिए एक बार फिर से बताता हूँ, ध्यान से सुनना। अब ये आपका C2 आया। C2 क्या है, व्हाट इज C2? C2 सर हमारा कॉमन क्रेडिट है। क्या है C2? कॉमन क्रेडिट। बेटा इस कॉमन क्रेडिट में क्या क्या है सर, इस कॉमन क्रेडिट में एग्जेम सप्लाई भी है और नॉन बिजनेस पर्पस भी है, और इसमें टैक्सेबल सप्लाई का भी ITC है और बिजनेस वाले भी हैं, बराबर है। इसका मिलना चाहिए, इसका नहीं मिलना चाहिए, तो इसको नाम दिया गया है D1, इसको नाम दिया गया है D2। स्टेप 2 में हम D1 निकालेंगे, फिर स्टेप 3 के अंदर हम D2 निकालेंगे। सॉरी स्टेप 1 तो हो गया, स्टेप 1 में हमने C निकाला, C2 निकाला। अब स्टेप 2 में D1 और D2 निकालूंगा मैं, D1 और D2 निकालूंगा जिसका क्रेडिट नहीं मिलना चाहिए। फिर स्टेप जो 3 आती है, स्टेप 3, उसके अंदर जो C2 टोटल कॉमन क्रेडिट है उसमें से ये D1 और D2 जो कि इनएलिजिबल है ये माइनस कर दूंगा, तो स्टेप 3 में मेरा C3 निकल के आएगा और C3 क्रेडिट मिल जाना चाहिए, जो कि क्रेडिट तो ऑलरेडी हम ले चुके हैं। C2 यानी कॉमन क्रेडिट जिसको हम ऑलरेडी ले चुके हैं। आई बात समझ में? तो बेटा मुझे एक चीज बताओ, C2 ऑलरेडी कॉमन क्रेडिट आप ले चुके हो, रिवर्स कितना करना पड़ेगा सर? ये D1 नहीं मिलना चाहिए, D2 नहीं मिलना चाहिए, तो D1 प्लस D2 को रिवर्स करना पड़ेगा, इसका रिवर्सल करना पड़ेगा। सर ये कैसे निकालेंगे? बस अब 2-3 चीज निकालनी है। क्या निकालना है? D2 निकालना तो बहुत आसान है, ऐसा फूक मारूंगा निकल जाएगा। C3 निकालना बहुत आसान है, C2 का फिगर है, D1 D2 का फिगर है, तो C3 भी निकाल सकते हैं। तो सर निकालना कठिन क्या है? कठिन कुछ नहीं है, D1 निकालना ही बहुत आसान है, बहुत बहुत आसान है। चलो ध्यान देना, कहानी समझा दी, अब जरा ध्यान दो। अब E और F क्या होते हैं? 2 और टर्म्स बचे हैं बेटा। E यानी एग्रीगेट वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्ट सप्लाईज ड्यूरिंग द टैक्स पीरियड, और F यानी टोटल टर्नओवर इन द स्टेट ड्यूरिंग द टैक्स पीरियड। यानी एग्जेम्प्ट सप्लाई का टर्नओवर, ये क्या है? टर्नओवर ऑफ एग्जेम्प्ट सप्लाई, और ये है टोटल टर्नओवर। तो ये प्रोपोर्शनल झपकी लगाने वाली काम आ गया यहाँ पे। झपकी लगाना मतलब क्या बताता हूं। अब ये सबसे पहले फॉर्मूला देखो। फॉर्मूला क्या है? D1 कैसे निकाल रहे हैं? E/F इंटू C2 फॉर्मूला है, तरह ध्यान देना। C2 मतलब क्या है? टोटल कॉमन क्रेडिट, बराबर है। इस C2 में एग्जेम्प्ट और टैक्सेबल दोनों है, मुझे सी समझना। ये C2 जो है ये टोटल टर्नओवर पे है, टोटल टर्नओवर यानी F। तो एग्जेम्प्ट वाले टर्नओवर का क्रेडिट कितना? समझ आई क्या बात? C2 जो है ये टोटल एलिजिबल, टोटल क्रेडिट, टोटल ITC है टोटल टर्नओवर पे। टोटल ITC मतलब टोटल टोटल कॉमन क्रेडिट, सॉरी। C2 जो है टोटल कॉमन क्रेडिट है टोटल टर्नओवर। टोटल टर्नओवर मतलब F, टोटल टर्नओवर, F को टोटल टर्न बोलते ना बेटा। ये C2 है, और E क्या है? एग्जेम्प्ट सप्लाईज का टर्नओवर। एग्जेम्प्ट सप्लाईज क्या होता है बेटा? ये सेक्शन 17 सबसेक्शन 3 में लिखा हुआ है, तो वो आपको पढ़ना पड़ेगा, मैं पढ़ाता हूँ। एग्जेम्प्ट सप्लाईज का टर्नओवर, हालांकि एग्जाम में पूछेंगे नहीं एग्जेम्प्ट सप्लाईज क्या होता है, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐड और कुछ माइनस करना पड़ता है अगर एडजस्टमेंट दिया तो। लेकिन मुझे नहीं लगता इंटर लेवल पे वो एडजस्टमेंट आपको आएगा, लेकिन फिर भी ध्यान रखना पड़ेगा। समझ आई बात? तो एग्जेम्प्ट सप्लाईज का टर्नओवर, तो ये आपका, अब ऐसे इसको निकालने के लिए आप कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं? मतलब C2 इंटू E डिवाइड बाय F, यही आपका फॉर्मूला है, C2 इंटू E बाय F। तो क्या निकल के आ गया? D1 एक क्रेडिट एट्रीब्यूट
एट्रीब्यूटेबल टू एग्जेम्प्ट सप्लाईज। क्या आया? टोटल टर्नओवर में से एग्जेम्प्ट सप्लाईज को कितना कॉमन क्रेडिट एट्रीब्यूटेबल होना चाहिए। तो इसका रिवर्सल होना चाहिए ना? हाँ होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। अब बचा क्या? बचा सर वो ये हो गया एग्जेम्प्ट सप्लाईज का, बचा क्या? नॉन बिजनेस पर्पस। उसका कैसे निकालते जरा पहले स्टेप देख लो। सॉरी ये इसी स्टेप 2 में उसका सर सिंपल रूल है D2 निकालने का, 5% ऑफ C2, बस फिक्स 5% ऑफ C2 निकाल लो, हो गया काम खत्म, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो ये D1 प्लस D2 ये आपका आ जाएगा रिवर्सल करने वाला क्रेडिट। D1 क्या होता है? C2 इंटू ई बाय एफ, ये दिया रहेगा बेटा, ई भी दिया रहेगा एक एग्जाम में और एफ भी दिया रहेगा आपको। और D2 क्या होता है? 5% ऑफ C2। ये दोनों निकाल लिए तो ये आपको रिवर्स करना पड़ेगा रिस्ट्रिक्ट इनएलिजिबल क्रेडिट। ये मकाए में से माइनस करना पड़ेगा C2 जो टोटल क्रेडिट है उसमें से D1 प्लस D2 माइनस करोगे तो आपका निकल के आएगा C3। ये एलिजिबल है, ये ऑलरेडी आप ले चुके हो क्रेडिट, वापस नहीं लेना है, एलिजिबल है। तो वापस क्या करना है सर? हम आप तो पूरा ले चुके थे, अब आपको रिवर्स करना है। किसको रिवर्स करना है? D1 और D2 को। आई बात समझ में? अब समझना, एक चीज समझना, अब ये तो सर समझ में आ गया हमारे को। ये एक बार एग्जांपल देख लीजिए। इजी फुटवेयर हु मैन्युफैक्चर्स 2 वैरायटी ऑफ एग्जेम्प्ट हवाई चिपर और 5 वैरायटीज ऑफ सैंडल, ये आपको बताया था। इसका टर्नओवर अक्टूबर महीने का दिया हुआ है, हैज 1,15,000 कॉमन क्रेडिट। अभी आपने ने देखा था ना? अरे हाँ ना, ये 1,15,000 इसका कॉमन क्रेडिट था। अब इसका टर्नओवर आपको दिया है, हवाई चप्पल का टर्नओवर 3 करोड़ है, ऑल वेराइटीज ऑफ शूज एंड सैंडल 2 करोड़ है, और एफ जो है आपका टोटल टर्नओवर 3 और 2 5 है। ई एग्जेम्प्ट सप्लाईज, एफ टोटल। तो बेटा बस ऐसे ही निकाल लिया, हमारा 69,000 क्या आ गया है? D1। D2 कैसे निकालते हैं? 5% ऑफ C2 यानी 5% ऑफ 1,15,000। अरे है ना, C2 1,15,000 है ना, इसका 5% निकाल दो, कितना होता है? 1,15,000 का 5%, ये 5,750 होता है। यानी टोटल क्रेडिट रिवर्स कितना पड़ेगा? कितना करना पड़ेगा? D1 प्लस D2 यानी 69,000 प्लस 5,750, 69,000 प्लस 5,750 कितना हुआ? 74,750। इतना आपको रिवर्स करना होगा। आई बात समझ में? यानी कितना क्रेडिट बराबर लिया हुआ है? 1,15 में से 74,750 माइनस कर दो, काम खत्म। यानी 40,250 बराबर है ये। ठीक है, और ऑलरेडी आप टोटल 1,15 क्रेडिट ले चुके हो, मैं ऐसा नहीं बोल रहा। 1,40 का क्रेडिट ले लिया था अपन ने, देखो ना यहाँ पे 1,40 का क्रेडिट अपन ले चुके थे, ये रहा। ठीक है ना, तो ये अपन रिड्यूस किया था, और ये अलाउड था। जो क्रेडिट अपन ने कितना क्रेडिट किया लेजर के अंदर, ये देखिए अपन ने किया, ये जो अमाउंट है C1 ये कैसा है? ये पता है क्या है? ये T4 प्लस C2 है, समझना। ये C1 के अंदर ये T4 और C2 इंक्लूडेड है। T4 का क्रेडिट मिलना चाहिए, C2 का भी मिलना चाहिए, लेकिन अपोर्शन में, इसलिए दोनों को लिया हुआ है। ये टोटल क्रेडिट लिया नहीं है, टोटल क्रेडिट अवेलेबल है, और ये टोटल क्रेडिट क्रेडिटेड टू इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। और ये जो C1 है बेटा, ये C1 में T4 भी है और C2 भी है। T4 एक्सक्लूसिवली यूज होता है टैक्सेबल सप्लाईज या जीरो रेटेड सप्लाई में या फॉर बिजनेस पर्पस, इसीलिए T4 पूरा क्रेडिट मिलेगा। इसीलिए कॉमन क्रेडिट जो अपोर्शन करना है वो C2 होता है। आई बात समझ में? और अच्छे से पढ़ना है इसको, आपको क्लियर हो जाएगा। अब मैं आता हूं थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज पे, कुछ नोट्स है बेटा। ये मुझे नहीं लगता, मुझे जितना समझ आता है, मुझे नहीं लगता कि ये एग्जाम में आएंगे, चांस ही नहीं है। मतलब एग्जाम में आएंगे मतलब क्वेश्चन में डेटा दिया रहेगा, क्वेश्चन में इतना एडजस्टमेंट पूछने का कोई चांस नहीं है, फिर भी लेकिन समझ लेते हैं। इफ रजिस्टर्ड पर्सन डज नॉट हैव एनी टर्नओवर ड्यूरिंग द टैक्स पीरियड, अब जनवरी की बात कर रहे हो, जनवरी में कोई टर्नओवर नहीं है या जो कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी है, तो लास्ट टैक्स पीरियड का ले लेना। लास्ट टैक्स पीरियड यानी दिसंबर का नहीं है तो लास्ट टैक्स पीरियड नवंबर, ऐसा आप ले सकते हो, उसका डेटा यूज कर सकते हैं। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, एग्जेम्प्ट सप्लाई का मतलब क्या? टोटल टर्नओवर और एग्जेम्प्ट सप्लाई का मतलब ये बेटा सेक्शन 17(3) में दिया हुआ है। सबसे पहले मैं आपको सेक्शन 17(3) थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ये रहा सेक्शन 17 सब सेक्शन 3, 4 तो आप अपन नेक्स्ट इसमें पढ़ेंगे।
द वैल्यू ऑफ exempt supply अंडर सबसेक्शन 2, जो 17 सबसेक्शन 2 है, as may be prescribed and shall be supplied recipient is liable to pay tax, shall include supplies on which recipient is liable to pay tax, transaction in securities, sale in land, clause B। सर समझ में नहीं आया, एक्सप्लेनेशन वगैरह जाने दो ना, इधर देखो, बस ये यहाँ पे पूरा इसका एक्सप्लेनेशन बेटा डाल के दिया हुआ है। यहाँ से सेक्शन 17 सबसेक्शन 3 की कहानी स्टार्ट होती है। क्या इंक्लूड होगा एग्जेम्प्ट सप्लाई में? एग्जेम्प्ट सप्लाई के टर्नओवर में क्या क्या आपको इंक्लूड करना है? इट इंक्लूड रिवर्स चार्ज सप्लाईज, ये भी आपको जोड़ना है। ट्रांसफर रिवर्स चार्ज एग्जेम्प्ट थोड़ी रहता, नहीं बेटा एग्जेम्प्ट नहीं रहता, लेकिन उस पे रिवर्स चार्ज में आपको टैक्स भी नहीं लगाना है, उसका टैक्स लायबिलिटी रिसिपिएंट की रहती है। मतलब एक रिवर्स चार्ज सप्लाई, एक इंपॉर्टेंट चीज समझो, किसके एंगल से बोल रहा हूं मैं सर्विस सप्लायर के एंगल से बात कर रहा हूं। यानी मेरे लिए ये रिवर्स चार्ज ये आउटवर्ड सप्लाई है। क्या है मेरे लिए रिवर्स चार्ज? आउटवर्ड सप्लाई। मेरे लिए, मैं सप्लायर हूं, मैं सप्लाई कर रहा, मेरे लिए ये आउटवर्ड सप्लाई बेसिस पे रिवर्स चार्ज है। मतलब मैं इस पे जीएसटी नहीं लगाऊंगा। अरे समझे ना, रिवर्स चार्ज में क्या होता है, जीएसटी लगाया भी तो हु इज लायबल टू पे? सर रिसिपिएंट इज लायबल टू पे जीएसटी, रिसिपिएंट इज लायबल टू पे जीएसटी, है कि नहीं? इसके तो मैं जीएसटी लगा रहा हूं लेकिन रिसिपिएंट पे कर रहा है, तो इसको एग्जेम्प्ट सप्लाई में इंक्लूड करना है, ऐसा कहा जाता है। रिवर्स चार्ज को टर्नओवर को एग्जेम्प्ट सप्लाई पे इंक्लूड करना है, क्योंकि उसका जीएसटी ऑलरेडी कोई और बेयर कर रहा है, कोई और पे कर रहा है, आप पे नहीं कर रहे, तो उसका आईटीसी नहीं मिलेगा। सीधी बात है, जो जो एग्जेम्प्ट सप्लाई में आप इंक्लूड कर रहे हैं, आईटीसी नहीं मिलेगा तुम्हारे को। ट्रांजेक्शन इन सिक्योरिटीज, sale of land, sale of building, when entire consideration is received after issuance of completion certificate by the competent authority or its first occupation whichever is earlier। ये कहीं तो भी पढ़ा था, हाँ अगर इसको ध्यान से वापस देखना है तो पेज 32 पे चले जाना, ये पढ़ाया था मैंने आपको। as ITC attributable to such supply will need to be reversed। जब इसको आप exempt supply में इंक्लूड कर रहे हैं, इसका मतलब ये D1 में भी आएगा और इसका ITC आपको रिवर्स करना पड़ेगा। D1 जाने दो और कंफ्यूज हो जाओगे आप, इसका ITC रिवर्स करना पड़ेगा। ये तो एग्जाम सप्लाई इंक्लूड करता है, तो एग्जाम सप्लाई एक्सक्लूड क्या करता है? चिंता मत करो, ये कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा एग्जाम में। आपको एग्जाम में रेडी फिगर दिए रहेंगे, ये एग्जाम सप्लाई टोटल टर्नओवर है, चलो कैलकुलेशन करो, क्योंकि ये सब क्वेश्चन इंटर लेवल पे असंभव है। एग्जाम सप्लाई एक्सक्लूड क्या करता है? ट्रांजैक्शन एक्टिविटीज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 2 एक्सेप्ट सेल ऑफ लैंड एंड सेल ऑफ बिल्डिंग एज स्पेसिफाइड इन पॉइंट 2 अबव। पेज 35 पे दिया। चलो ये बता ही देता हूं आपको, जरा ध्यान देना। वापस मैं याद पढ़ाया हुआ है लेकिन फिर से आएंगे। मतलब सप्लाई एक्सक्लूड, यानी इसका रिवर्सल नहीं करना पड़ेगा। ओके, जस्ट अ मिनट। ये है बेटा आपके एक्टिविटीज विच शेल नाइदर बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विसेज। इसको कुछ नहीं माना जाएगा, और ये आपके है शेड्यूल 3 वाले, बराबर है। अब ये सारे जितने भी सर्विसेज है जिसको ना सप्लाई ऑफ गुड्स मान रहे ना सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाता है, ये टोटल 6 आइटम्स है। ये 6 के 6 आइटम्स सप्लाई में, इनको भी सप्लाई के टर्नओवर में नहीं गिना जाएगा। मतलब एग्जेम्प्ट सप्लाई नहीं माना जाएगा, इनको एग्जेम्प्ट सप्लाई के लिए एक्सक्लूड करना है। मतलब इनके ऊपर अगर कोई आईटीसी है तो उसको रिवर्स नहीं करना पड़ेगा, ऐसा बोला है, ठीक है। और साथ ही साथ लेकिन इसमें से एक ये जो है ना शेड्यूल 2 का थोड़ा सा इसमें है, इसको एग्जेम्प्ट सप्लाई में इंक्लूड करना है, और अगर इसको एग्जेम्प्ट सप्लाई में इंक्लूड करते हैं तो आईटीसी रिवर्स करना होगा। बस इसको एक छोड़ दिया, यानी इनके ऊपर इनको एग्जेम्प्ट सप्लाई के टर्नओवर में डालना ही नहीं है, और एग्जेम्प्ट सप्लाई के टर्नओवर में नहीं डालना है, मतलब रिवर्सल नहीं लगेगा। अगर ये कोई ये सब चीज़ों का रिवर्सल करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब इसका मतलब पता है क्या होता? थोड़ा सा दिमाग लगाना। चलो मैं 4th एक्सप्लेन करता हूँ। मरे हुए को ले जाने के लिए आप कोई सर्विस देते हो, उस पर जीएसटी नहीं लगाना है, लेकिन इसके लिए अगर कोई आप इनपुट सर्विसेज यूज कर रहे हो, क्रेडिट मिल जाएगा।
एग्जाम सप्लाई के टर्नओवर में लेने को मना किया है, एग्जाम सप्लाई के टर्नओवर लेने को मना किया है, तो टैक्सेबल सप्लाई के टर्नओवर में बचा जाएगा, टोटल टर्नओवर में चला जाएगा, प्रोपोर्शनेटली कम नहीं होगा, यानी आईटीसी मिल जाएगा। लेकिन इसको हटाया है सिर्फ फिफ्थ को। और एक इसमें क्या है तो पेज 32 पे भी आप देख सकते हैं, ये है बेटा वो, ये कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग, ये आपको बताया था, ये देख लेना, ये कि भैया आप कंप्लीशन सर्टिफिकेट वगैरह वगैरह उसकी बातें की गई। तो ये मैं वापस इस पे नहीं आऊंगा डिटेल में, अपन वापस अपने इस पे आ जाते हैं। अब एक चीज समझना बेटा, क्या क्या एक्सक्लूड करना है, ये एक्सक्लूड करना है क्योंकि ये यहाँ ऑलरेडी इंक्लूड कर दिया है, इसलिए ये सारे एक्सक्लूड करना है, लेकिन ये छोड़ के, सॉरी, ये सारे एक्सक्लूड करना है शेड्यूल 3 वाले, एक्सेप्ट ये छोड़ के, इसको एक्सक्लूड नहीं करना है क्योंकि ये अपन ने इस पॉइंट में ऊपर कवर कर दिया, बराबर है। सप्लाई ऑफ सर्विस बाय वे ऑफ एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, एक्सटेंडिंग लोन्स, एडवांस कंसिडरेशन, इंटरेस्ट, डिस्काउंट, हाउएवर वैल्यू ऑफ सच सर्विस इज इंक्लूड इन exempt सप्लाई व्हेन सेम आर प्रोवाइडेड बाय बैंकिंग कंपनी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग एनबीएफसी, तब इसको exempt सप्लाई में इंक्लूड करना पड़ेगा। और एक्सक्लूड देखिए, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, एक्सटेंडिंग लोन, एडवांस, ये सब अगर आप पर्सनली करते हो तो इसको एग्जाम सप्लाई में एक्सक्लूड करो, लेकिन अगर यही चीज बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या एनबीएफसी करता है तो ये एग्जाम सप्लाई मान ली जाएंगी। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय वेसल फ्रॉम कस्टम स्टेशन ऑफ क्लियरेंस इन इंडिया टू प्लेस आउटसाइड इंडिया, बेटा ये भी एग्जाम सप्लाई के टर्नओवर से एक्सक्लूड किया जाएगा, मतलब इसको भी एग्जाम सप्लाई नहीं मान रहे, ठीक है। दस आईटीसी एट्रीब्यूटेबल टू सच सप्लाई नीड नॉट टू बी रिवर्स्ड, ये आईटीसी रिवर्स नहीं करना पड़ेगा। और एग्रीगेट वैल्यू ऑफ एग्जाम सप्लाई टोटल टर्नओवर एक्सक्लूड्स, हाँ टोटल टर्नओवर उसके अंदर क्या नहीं रखना, उसके अंदर कोई सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी है, स्टेट एक्साइज ड्यूटी है, सेंट्रल सेल्स टैक्स, वैट, अगर वो टर्नओवर में जुड़ा हुआ है तो उसको हटाना पड़ेगा। और साथ ही साथ वैल्यू ऑफ एग्जाम सप्लाई इन रिस्पेक्ट ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग और इज द वैल्यू अडॉप्टेड फॉर पेइंग स्टैम्प ड्यूटी, ठीक है ना। और फॉर सिक्योरिटी इज 1% ऑफ द सेल वैल्यू ऑफ सच सिक्योरिटी, ये वो विशेष हमारे काम का नहीं है, इसको जाने दो, ठीक है। प्रेजेंटली आपको पता है सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी जो है टोबैको, पेट्रोलियम पे लग रही है, स्टेट एक्साइज ड्यूटी अल्कोहलिक लिकर फ्रॉम ह्यूमन कंजम्पशन, नार्कोटिक्स वगैरह पे लग रही है, वैट वगैरह नेचुरल गैस, पेट्रोल, इस पे लग रहा है। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर जो भी जीएसटी है आपको हटाना पड़ेगा, जीएसटी बोल रहा है, जो भी एक्साइज ड्यूटी वगैरह है वो आपको हटाना पड़ेगा, सीधी बात है। यानी सप्लाई, एग्जाम सप्लाई का जो टर्नओवर है, अगर आपने उसके अंदर उसके अंदर सॉरी एक्साइज, स्टेट वैट ऐसा कुछ इंक्लूड, स्टेट एक्साइज ड्यूटी ऐसा कुछ इंक्लूड करके रखा है तो उसको हटाना पड़ेगा, सीधी सीधी बात ही है, ठीक है। चलिए अब अपोर्शनमेंट के बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। इसके बाद क्या होगा, D1 और D2 आएगा, उसको आपको रिवर्स करना पड़ेगा, बड़ा आसान है सर, समझ में आ गया। अब ये आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। इसको ना पढ़ाते हुए मैं आपको दो एग्जांपल्स कराऊंगा, दो क्वेश्चंस आप लोगों को मैं सॉल्व कराता हूं, वो क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। चलिए बेटा, तो पहले वो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हाँ, कुछ ये तो हो गया, मैं 43 बाद में पढ़ाऊंगा आपको। ब्लॉक क्रेडिट हम पढ़ चुके, सेक्शन 17(4) बाद में पढ़ेंगे। 73 बेटा हमारा हो गया, ठीक है ना। अब कुछ क्वेश्चन करेंगे, कल अपन ने कहाँ छोड़ा था। अच्छा हाँ, एक चीज़ और, इसके लिए आप चाहो तो ये भी बहुत अच्छे से देख सकते हो। ये देखो, ये अपोर्शनमेंट ऑफ क्रेडिट, ये स्पेशल प्रोविजन, हाँ ये सेक्शन 17 सब सेक्शन 4 है बेटा, ये अभी पढ़ाया नहीं है, इसको बाद में देखना। ये आप देख सकते हो पूरा, ये बहुत अच्छे से पूरा फ्लो चार्ट बना के यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। अब मैं इसके ऊपर बेटा आपको क्वेश्चन कराता हूँ, अच्छा क्वेश्चन जो एग्जाम में आ सकते हैं उस टाइप के। एक फुल फ्लेज क्वेश्चन है मेरे पास, दो फुल फ्लेज है, एक मैं कराऊंगा, एक आप लोग होमवर्क पे करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 तक हम रुके थे, क्वेश्चन नंबर 15, हाँ ये क्वेश्चन जो है हमारा रूल 42 के ऊपर बेस्ड है, ठीक है ना। चलिए तो इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है,
X Limited provides taxable as well as exempted service. Turnover of X Limited during the month of October 19 is as under. इसका टर्नओवर दिया हुआ है. वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्टेड सप्लाई, देखिए टर्नओवर डायरेक्ट दिया है 15 लाख. वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई 32 लाख. जीरो रेटेड सप्लाई, इसको भी टैक्सेबल में जोड़ना पड़ता है, 8 लाख. सर्विसेज मेड फॉर पर्सनल यूज, इसका नहीं मिलता है, ये दोनों मिला के हो गया आपका 40 लाख. ठीक है, 5 लाख. टोटल आपकी 60 लाख रुपीस के आपने वैल्यू कुछ प्रोवाइड किए. टोटल इनपुट टैक्स आपका दिया हुआ है. अरे हाँ, एक चीज पढ़ानी रह गई उसके अंदर. चलिए क्वेश्चन के बाद पढ़ाता हूँ. टोटल आईटीसी आपका सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी का 1,08,000, 1,08,000 और 54,000 का है. ठीक है. द अबाव इनपुट टैक्स ऑन इनपुट सर्विस इंक्लूड द फॉलोइंग. इनपुट टैक्स, अभी बाइफर्केशन दिया है. इनपुट टैक्स ऑन इनपुट सर्विस एक्सक्लूसिव यूज फॉर सप्लाइंग एग्जेम्प्ट सर्विस. समझ गए तो अच्छी बात है, नहीं समझे तो कोई बात नहीं. इनपुट टैक्स यूज एक्सक्लूसिवली फॉर सप्लाई ऑफ टैक्सेबल सर्विस इंक्लूडिंग जीरो रेटेड सप्लाई. इनपुट टैक्स ऑन इनपुट नॉट एलिजिबल अंडर 17(5) ब्लॉक क्रेडिट. फॉर पर्सनल यूज नहीं, पर्सनल यूज वाली T1 होता है मेरे ख्याल से. एक सेकेंड, हाँ, पर्सनल यूज वाला T1 होता है, देख लेते हैं. देखो मैं नहीं बोला था याद करने के लिए. नॉन बिजनेस पर पर्सनल यूज, सॉरी, पर्सनल यूज T1 होता है. मतलब हाँ, पर्सनल यूज T1 होगा ना. हाँ, T1 ये हो गया. T1 T1 T1. शुरू हो जाओ. टोटल क्रेडिट कितना दिया है, ये रहा 1,08,000, 1,08,000, 54,000. ये यहाँ लिख दिया टोटल क्रेडिट. इसमें सबसे पहले T1 माइनस करेंगे 10,08,000, 10,800, 10,800, 5,400. उसके बाद क्या माइनस करेंगे, T2 माइनस करेंगे. T2 कितना दिया हुआ है बेटा, ये रहा सर T2 18,18, 7,200, 18,18, 7,200. T3 कितना दिया, T3 भी माइनस करते 18,18 और 6,300. ये T3 भी माइनस हो गया. यानी अब क्या आया, C1 आ गया. C1 में से और क्या माइनस करते सर, T4 भी माइनस करते. ये 54, 54, 3600. ये माइनस करने के बाद अब आया आपका C2. C2 कितना आया, 7,200, 7,200 और 35,500, 35,100. आई बात समझ में. ये आपका आ गया सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी. अब जो मैं आपको एक्स्ट्रा पढ़ाने वाला था, मैं बोला ना एक चीज रहेगी, वो यही बताने वाला था कि सीजीएसटी का कैलकुलेशन सीजीएसटी के हिसाब से करना, एसजीएसटी उसके हिसाब से करना और आईजीएसटी उसके हिसाब से करना. बस यही बताने वाला था, बाकी कुछ नहीं. ठीक है सर, कोई बात नहीं. तो आगे आप क्या कहना चाह रहे हैं. आगे मेरा ऐसा कहना है, अब आपको निकालना है कॉमन क्रेडिट. सही है, पहले निकालना है D1 और D2 जो इनएडमिसिबल है. तो चलिए वर्किंग नोट देखिए, उसमें आपको E दिया है, F दिया है. ठीक है ना. और मुझे बताओ अब सीजीएसटी और एसजीएसटी, आईजीएसटी, आपको टोटल टर्नओवर दिया है बेटा क्वेश्चन के अंदर. ये देखिए 15 लाख आपका टोटल टर्नओवर है और ऑफ एग्जेम्प्टेड सप्लाईज, यानी ये क्या हो गया, E नहीं, एग्जेम्प्ट सप्लाईज का टोटल है और ये पर्सनल यूज वाले 5 है. तो अब इधर ध्यान देना, पर्सनल यूज वाली चीज अलग हो गई. आपको सिर्फ और सिर्फ एग्जेम्प्ट सप्लाई का हटाना है. मतलब ये एग्जेम्प्ट सप्लाई का टर्नओवर 15-15, तीनों केस में 15-15 और टोटल टर्नओवर तीनों केस में 60-60-60 है. अब ये कैलकुलेशन के हिसाब से सीजीएसटी आया 1800, एसजीएसटी आया 1800 और 78 ये आया 785. ये आपका आया D1. ये आपका आया D1. अब D2 कैसे निकालेंगे, अगेन सिंपल है सर. C2 का 5%. C2 कितना है, C2 कितना आया बेटा, ये रहा आपका C2. ये रहा इसका 5%, इसका 5% और इसका 5%. ये आपने 5% आया और ये आया D1 प्लस D2. ये आपका टोटल आया इनएडमिसिबल क्रेडिट. और टोटल C2 में इतना है, इसमें से ये इनएडमिसिबल है, तो C3 जो आएगा ये क्या है, ये आप क्रेडिट ले सकते हो. आई बात समझे. तो टोटल क्रेडिट एलिजिबल कितना हुआ, T4 प्लस C3. T4 ऑलरेडी मिल चुका था क्योंकि वह टैक्सेबल सप्लाई है. तो दिस प्लस दिस ये आपका हो गया. और टोटल अमाउंट रिवर्स कितना करना पड़ेगा, ये और ये रिवर्स करना पड़ेगा. आई होप ये समझ में आया.
टोटल एलिजिबल क्रेडिट पे एक बार और समझा दूंगा, जरा ध्यान देना। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में हम सीधा C2 को क्रेडिट करते हैं, सॉरी C1 को क्रेडिट करते हैं। हम T1 T2 T3 को क्रेडिट ही नहीं लेते, तो रिवर्स करने का तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि इनका क्रेडिट ही नहीं मिलता। C1 जो है उसके अंदर दोनों है, उसके अंदर एक्सक्लूसिवली यूज फॉर टैक्सेबल भी है और एक्सक्लूसिवली यूज फॉर एग्जेम्प्ट भी है, ठीक है ना, दोनों है। अब उसमें एक्सक्लूसिवली यूज फॉर एग्जेम्प्ट टैक्सेबल है, उसका तो पूरा क्रेडिट मिलता है, इसलिए उसको हमने हटा दिया यहां से। अब जो बचता है C2, इसमें दोनों वाले हैं, जो ऐसे इनपुट सर्विसेज जो टैक्सेबल के लिए भी यूज होते हैं और एग्जेम्प्ट के लिए भी यूज होते हैं, ऐसे है, तो इनको बेटा अपोर्शन करना पड़ता है, इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा, इनको अपोर्शनमेंट करना पड़ता है। तो ये जो अपोर्शन होता है इसको हम कहते हैं रूल D1 D2 जो निकालते हैं उस हिसाब से अपोर्शन हुआ। इस क्वेश्चन को आप और एक बार देखिएगा, आपको ये क्लियर समझ में आएगा। और एक अगला क्वेश्चन बेटा सेक्शन क्वेश्चन 16 सेम एज इट इज है, ये आप लोगों के लिए मैं होमवर्क दे रहा हूं, ठीक है ना, ये आप लोगों के लिए होमवर्क। क्वेश्चन 16 सेम है, बाकी इसके अंदर कुछ ऐसा नया नहीं है। और ये रिटर्न्स वगैरह के नाम का ज़्यादा टेंशन मत लेना, क्योंकि ये रिटर्न वगैरह बाद में आने ही वाले हैं, ठीक है बेटा। तो और अभी इस लेक्चर में मैं कैपिटल गुड्स स्टार्ट नहीं कर रहा, हम कैपिटल गुड्स के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, तो आप टेंशन मत